ओके, तो अभी तक हम लोगों ने स्टेट्स में अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे, जो कि थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही साथ एम्पिरिकल रूल हम लोगों ने देखा था कि एम्पिरिकल रूल क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डिफरेंट यूज केसेस ऑफ हाइपोथेसिस, राइट। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, हाउ डू यू मेक अ हाइपोथेसिस एंड हाउ डू यू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, ये सभी चीजें हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सो टू टेस्ट द हाइपोथेसिस क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो हाइपोथेसिस टेस्ट एंड हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। जैसे कि हम लोगों ने देखा है, हाइपोथेसिस क्या होता है एंड हाउ डू यू टेस्ट इट, अब हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला होता है हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? इसी के दो टाइप थे हम लोगों ने देखे थे, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब एक अजम्पशन है जो आप करते हो किसी पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, जैसे बिजनेस प्रॉब्लम अगर मैं बोलूं कि सपना संगीता रोड है, वहां पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक को एक नया एटीएम यहाँ पर ओपन करना चाहिए। अगर मैंने ये स्टेटमेंट बोला, तो ये स्टेटमेंट लेकर अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजमेंट के पास जाऊंगा और ये कहूंगा, तो वो शायद मेरी बात को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसके अंदर कोई डेटा और फैक्ट्स एसोसिएटेड नहीं। जब तक कि ये डेटा ड्रिवन नहीं है, इसको मनवाना मेरे लिए मुश्किल है, राइट। तो मुझे अभी अपना जो हाइपोथेसिस मैंने बनाया है, और वो हाइपोथेसिस क्या था कि सपना संगीता रोड पर हमको एटीएम खोलना है, ये मेरा एक हाइपोथेसिस है, क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, ये एक हाइपोथेसिस है। अब इस हाइपोथेसिस को मेरे को प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके उसके बेसिस पे मेरे को एक रिजल्ट मिलेगा। और हाइपोथेसिस में मैंने जो बताया था, दो तरह की हाइपोथेसिस थी, एक नल थी और एक अल्टरनेट थी। तो नल मतलब क्या होती है? तो नल मतलब जहां पर नो चेंज रिक्वायर्ड होता है, वो नल होती है। जहां कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, सब नॉर्मल चल रहा है। और अल्टरनेट मतलब कुछ ना कुछ आपको चेंज करना है, जो नॉर्मल नहीं है। ठीक, वो अल्टरनेट साइड में आती है। तो अगर मैंने कहा कि देर आर मोर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑन सपना संगीता रोड इंदौर एंड वी नीड टू ओपन अ और वी नीड टू स्टार्ट एन एटीएम हियर, तो ये जो हाइपोथेसिस होगी, ये नल होगी या अल्टरनेट होगी? अल्टरनेट में आना चाहिए। क्यों? चेंज करना है कि नहीं करना, तो वो अल्टरनेट में आता है क्या? अल्टरनेट में क्या आता है? जहां पे कुछ चेंज करने की जरूरत है। अभी चेंज कब नहीं करना पड़ेगा? जब एटीएम नहीं होगा, मतलब एटीएम नहीं खोला तो वो एज यूजुअल कुछ करना ही नहीं है। जब कुछ करना ही नहीं है, जो चल रहा है उसको चलने दो, तो वो जो चीज रहती है वो किस में आती है? नल में। और अल्टरनेट में क्या आता है कि जब तुमको कुछ करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो वो अल्टरनेट में आता है, राइट। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो नल और अल्टरनेट समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि नल हाइपोथेसिस इज देयर इज नॉर्मल लोड, यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अल्टरनेट क्या आ जाएगा? देयर इज अ नीड टू चेंज और देयर इज अ नीड टू ओपन अ एटीएम। क्लियर, राइट। अब मैंने अगर बोला कि ओवरऑल बोला जाए, तो जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, वहां से जो स्टूडेंट्स होते हैं पास आउट, उसका लेट्स से 20% लोग जो रहते हैं वो प्लेस होते हैं। बट बिगनालिटिक्स इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट एंड हियर वी से मे बी प्लेसमेंट रेट 60%, समथिंग इस तरह का स्टेटमेंट अगर मैंने किया। तो अब यहां पर मुझे क्या टेस्ट होगा, नल हाइपोथेसिस क्या होगा और अल्टरनेट क्या होगा, कोई बता पाएगा?
तो एक तो है कि मान लें 60% होंगे और दूसरा है कि हम चेक करें नहीं सब डाले की 20% और पहली चीज चेक करने वाली जो चीज है वो बाद में आती है। पहले तो नल और अल्टरनेट आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और किस पे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ये सोचना है। वापस सब नॉर्मल है कि मतलब जो कॉलेज होता है उससे 20% केस हो जाते हैं। हाँ तो वो 10 में है। हाँ और अल्टरनेट में 20 से ज्यादा। हाँ ठीक है, तो मतलब नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहे हो? 20% बच्चे प्लेस किसके? कॉलेजेस मैंने कॉलेजेस का नाम नहीं लिया है, नॉर्मल नॉर्मल भी मैंने नाम नहीं लिया है। मैं किसके लिए चेक करूंगा आप बताओ? मैंने ये कहा ऑन एन एवरेज जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वहां से 20% बच्चे प्लेस होते हैं, बट विग्नालिटिक्स इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट वेयर द एवरेज प्लेसमेंट रेट इज 60%। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग आप क्या चेक करोगे, एंड देन नल हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेट क्या होगा। प्लेसमेंट चेक करेंगे एवरेज हिसाब से 20% डाला तो हम 20% पूरा डाल दो अपन उसको नल काउंट करेंगे 20 के बाद 60 तक जा रहा है वो अल्टरनेट सिंपल नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट्स क्या हैं वो बताओ, मैंने एक्सप्लेन मत करो। नल हाइपोथेसिस चेंज नहीं होगी कि बिग एनालिटिक्स का 60% स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं। हाँ अल्टरनेटिव होगी कि 60% तो ये नॉर्मल है 60% प्लेस हो जाते हैं, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या है 20%। वही तो मैं बोला कि नॉर्मल वाली चीज कहां पर आएगी, नल में। सो अगर हम बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट फ्रॉम विग्नालिटिक्स इज 20% और एज यूजुअल क्या हो जाएगा, नल में आ जाएगा। एंड अल्टरनेट क्या हो जाएगा, अल्टरनेट आ जाएगा इट इज वे अहेड देन 20%। और क्या चीज चेक करेगी यहाँ पे अपने, प्लेसमेंट नहीं प्लेसमेंट के आगे एक वर्ड है तो बिग एनालिटिक्स डिस्टिंक्ट परफॉर्म कर रहा है। एवरेज प्लेसमेंट मतलब एवरेज का टेस्ट किया आपने, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ मीन। टेस्ट ऑफ मीन ये हमेशा टेस्ट ऑफ मीन कहलाता है क्योंकि ये एवरेज के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, एवरेज चेक किया और एवरेज है हमारा 20, बट हम 20 से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अभी सिग्निफिकेंटली वर्ड का क्या मतलब, और ये ध्यान रखना हर डेटा साइंटिस्ट सिग्निफिकेंटली वर्ड बहुत यूज करता है। सिग्निफिकेंटली का क्या मतलब है, 20 60 से ज्यादा अंतर तो है पर सिग्निफिकेंटली का क्या मतलब है। चलो 20 और नॉर्मल से ज्यादा 20 और 25 होता तो क्या आपका कहना था सिग्निफिकेंटली नहीं आता? बड़ा अंतर है नॉर्मल नहीं हाँ सब नॉर्मल से ज्यादा डिफरेंट हो ना तो सिग्निफिकेंटली का मतलब है कि डिफरेंस तो है और वो डिफरेंस विजिबल भी है, उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंटली। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि दो लोगों की हाइट में डिफरेंस है, अब एक डिफरेंस है मतलब क्या हो जाएगा, एक की हाइट इतनी है तो दूसरे की इतनी है, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। और दूसरा क्या है कि हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि दोनों की हाइट अलग अलग है। एक होता है कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हम पहचान नहीं पा रहे तो नॉर्मल आए, मतलब वो सिग्निफिकेंटली वर्ड उसके साथ यूज नहीं होगा। बट जहां पे आप सिग्निफिकेंटली मतलब आप बराबर से उनको डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो तो वो सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने बोला लेफ्ट वाले इंटेलिजेंट है राइट वाले इंटेलिजेंट नहीं, अगर मैंने ऐसी कोई बात करी तो ये बोलना है दिस इज जस्ट एन हाइपोथेसिस। अगर प्रूव करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नल और अल्टरनेट क्या होगी, क्या होगी नल हाइपोथेसिस, बोलो चेतन अर्पित, हाँ बोलो नल हाइपोथेसिस बोलो, अल्टरनेट बोलो, तुम नल बोलो तुम अल्टरनेट बोलना बाद में, बोलो जल्दी, सो रहे थे ना फिर। हाँ तो इसीलिए तो तुमसे पूछा है क्या कंफ्यूजन है बोलो। पहली चीज हाइपोथेसिस क्या होता है समझ में आया? हाँ टेस्टिंग कुछ नहीं, मैंने टेस्टिंग की बात करी अभी तक, यहाँ पे मैंने कोई टेस्ट करना बताया, तो फिर हाइपोथेसिस क्या होता है? असम्पशन है, अनुमान नहीं, कोई शब्द या कोई स्टेटमेंट जब तक वो डेटा के साथ थ्रू सपोर्टेड नहीं तो वो हाइपोथेसिस है। कोई ऐसा स्टेटमेंट, हाँ कहने को एक तरह से असम्पशन हुआ बट वो सही भी हो सकता है,
पर अगर कोई स्टेटमेंट मैंने बोला जो कि डेटा के थ्रू सपोर्टेड नहीं है तो वो हाइपोथेसिस हो। जैसे मैंने बोला लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों के आईक्यू में थोड़ा डिफरेंस, या फिर लेफ्ट वाले ज्यादा हाइटेड है, राइट वाले कम हाइटेड है। अब ये जो मैंने वर्ड बोला है तो ये सिर्फ एक वर्ड, मैंने कुछ यहाँ पर डेटा सपोर्ट में नहीं डाला। फिर मैंने सबकी एक एक करके हाइट ली हो और फिर बताया कि भाई एवरेज हाइट निकालो सबकी और इनकी एवरेज हाइट इनकी एवरेज हाइट से ज्यादा आ रही है, ऐसा कुछ बोला मैंने नहीं, मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला। ठीक है, अगर मैंने बोला एक जनरल स्टेटमेंट कि बिहार से जो लोग आते हैं वो ज्यादा आईएएस क्लियर करते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट, इसमें कोई सच्चाई है या नहीं अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसे स्टेटमेंट जो डेटा से सपोर्टेड नहीं है वो क्या होता है, हाइपोथेसिस। समझ गए हाइपोथेसिस? अब जब उसी के आगे हम उसको प्रूव और डिस्प्रूव कर देंगे, उस पर डेटा लगा देंगे, तो वो हाइपोथेसिस जो रहेगा वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कुछ भी बोलो अपनी मर्जी से, अगर वो डेटा के बिना सपोर्टेड है तो वो हाइपोथेसिस, तो डेटा के साथ जैसे ही वो सपोर्ट हो जाता है तो वो फिर स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, क्लियर? जैसे अभी एमपी में इलेक्शन होने वाले हैं तो कोई बोलेगा बीजेपी आने वाली है, कोई बोलेगा कांग्रेस आने वाली है, तो ये क्या हाइपोथेसिस है या स्टेटमेंट है? सब हाइपोथेसिस है, जब तक कि वो प्रॉपर डेटा से सपोर्ट नहीं हो। मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके एग्जिट पोल लेंगे और बाकी सब चीजें लेंगे तो वो फिर कन्वर्ट हो, है ना? बात समझ में आ गई? तो अभी मैंने जो बोला था, कैसा बोला था, अभी एक स्कूल वाले हैं और स्कूल वाले बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज जो रहते हैं, मान लो ऑन एन एवरेज एक 10 साल का बच्चा 2 घंटे तक लगातार पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, बट कोई स्कूल वाले क्लेम करते हैं कि हमने बच्चों को ऐसा ट्रेन कर दिया कि वो एक साथ 3 घंटे तक पढ़ सकते हैं। अब इसमें बताओ मेरे को हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है? हाँ, 2 से ज्यादा। अच्छा, अभी भी चल ही रहा है, चलो टीचिंग पे। शरद आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू। तो हाँ, क्या बात कर रहे थे? हाँ, अभी हम लोगों ने बोला था 2 घंटे वाला, उसके अंदर नल अल्टरनेट क्या है? और 2 घंटे से ज्यादा वाले जो है पहली चीज 2 घंटे से ज्यादा वाले कौन है और 2 घंटे से कम वाले कौन है? तो 2 घंटे ऐसे बच्चों को बना तो जो भी टेस्ट करोगे या जो भी चीजें बोलोगे वो सिर्फ वो उसी स्कूल के लिए ही होगी। वो ऐसा नहीं कि 2 घंटे से कम और 2 घंटे से ज्यादा, 2 अलग अलग ग्रुप है, ऐसे कोई भी नहीं है। ऑन एन एवरेज जो टेंडेंसी है 10 साल के बच्चों की वो पढ़ने की है 2 घंटे, है ना? तो हम ये कहने चाहेंगे यहाँ पे, अगर नल हाइपोथेसिस बोलेंगे तो जो XYZ स्कूल है, XYZ स्कूल के बच्चे ऑन एन एवरेज 2 घंटे ही पढ़ते हैं, ये नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट क्या हो जाएगी कि XYZ स्कूल के बच्चे 2 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं, ये अल्टरनेट है। ठीक है, तो नल और अल्टरनेट समझ में आए? जो भी बात होगी ना तो फिर वो उसी कॉन्टेक्स्ट में ही होगी। जो भी क्लेम कर रहा है, क्लेम कौन कर रहा है कि हमारे बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं? स्कूल वाले, तो उनके बारे में बात होगी, नॉर्मल से बात नहीं होगी। हाइपोथेसिस यहाँ पे हो जाएगी कि एवरेज 2 घंटे पढ़ते हैं 10 साल। हाइपोथेसिस तो ये है कि जो स्कूल है उसने बोला है कि हमारे बच्चे 3 घंटे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो वो तो करेंगे ना फिर बाद में कि भाई वो बोल दिया कि भाई तुम्हारे ज्यादा पढ़ रहे 3 घंटे, बात समझ में आ गई। ये तो हमारी क्या हो गई, हाइपोथेसिस हो गई। अब हम बोलेंगे कि चलो तुमने बोल तो दिया, अब प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए फिर मांगेंगे डेटा उसमें, और वो जो डेटा रहेगा फिर वो जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को इसके अंदर? चलो, अब मेरे को बहुत सारी चीजें लिखना है, अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई है, कैसे करेंगे? हाँ, अभी ये बोर्ड दिख रहा है क्या आप लोग? मेरा लैपटॉप दिख रहा है क्या? मोबाइल में आराम से बुझा है। हाँ, आप लोग जियो मीट ज्वाइन कर लो सब लोग, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो जियो मीट ज्वाइन कर लो। मेरे को बहुत सारा कुछ लिखना है। खैर एनीवेज, मैं जहां तक होता है कोशिश, अरे बोर्ड पे भी लिख सकते हैं पर उधर नहीं दिखेगा फिर शरद को। चलो, तो अब मैं हाइपोथेसिस को कोशिश करता हूँ जितना बोल के समझा पाऊँ आप लोगों को।
पर हाइपोथेसिस का मैंने बोला कि एक स्टेटमेंट इज हाइपोथेसिस, जब उसको प्रूव करने जाओगे तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा। अब जैसा कि उस स्कूल ने बोला था कि हमारे बच्चे सिग्निफिकेंटली अच्छे हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला, उसको खोली दो, खुलेगा नहीं, रहने दो, रहने दो, छोड़ दो। तो या एक चेयर फंसा दो बीच में। तो अगर उस स्कूल ने कहा है कि हमारे बच्चे सिग्निफिकेंटली अच्छे हैं, तो पहली चीज आप टेस्ट किसके लिए करोगे? उस स्कूल के लिए होगी, जो भी टेस्टिंग होगी उस स्कूल के लिए होगी। बात समझ में आ गई? अब ये तो उसने बोला था क्या, हाइपोथेसिस थी कि हमारे बच्चे अच्छे हैं। अब उसको क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा। और जब भी प्रूव करने की बात आएगी तो प्रूव करने में क्या करना पड़ेगा? टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और टेस्टिंग के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? स्कूल वाले को डेटा देना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा, तभी तो प्रूव हो पाएगा, राइट? स्कूल वाले को क्या करना पड़ेगा? डेटा देना पड़ेगा। तो डेटा कौन देगा? स्कूल वाला देगा कि जनरल डेटा लाओगे? स्कूल वाला जो क्लेम कर रहा है उसी के तो डेटा आएगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे बच्चे अच्छे हैं बिग एनालिटिक्स के, तो मैं डेटा दूंगा ना कि ये लो, बिग एनालिटिक्स का इसका एग्जांपल पकड़ो, इसका एग्जांपल पकड़ो, इसको चेक करो, इसको चेक करो, और सबको देख लो तुम नॉर्मल के साथ कंपेयर करके, ये नॉर्मल से अच्छे हैं सारे, राइट? तो अगर मैं कोई चीज का क्लेम कर रहा हूँ तो डेटा कौन दूंगा? मैं दूंगा, ठीक? अब मान लो कि भरत जो है वो टेस्टिंग एजेंसी से है, जो कि टेस्ट कर रहा है कि मेरा जो क्लेम है वो सही है या नहीं है। तो भरत क्या बोलेगा मुझसे कि डेटा दो? अगर वो मुझसे बोलेगा डेटा दो, तो मैं तो क्या करूंगा? अच्छा डेटा ही दूंगा ना, अच्छे साथ जितने भी लोग हैं उनका उठा के डेटा दे दूंगा भरत को, और भरत खुश हो जाएगा, मुझे हाँ यार बात सही है इनकी। और भरत फिर समझदार है, तो क्या बोलेगा? आपके को चलो आप बात, मैं जाऊंगा रैंडमली डेटा सिलेक्ट करूंगा डेटा। तो डेटा कैसा लेंगे? रैंडम। रैंडम होगा। ये भी ध्यान रखना कि जब भी हाइपोथेसिस होती है तो डेटा कैसा होता है? रैंडम होता है। अब भरत बोलेगा कि ठीक है, तो डेटा मैं ले लेता हूं। मेरे पास मान लो 150 बच्चे आ रहे हैं, तो भरत क्या करेगा? बच्चे के आसपास रैंडमली 150 बच्चे उठा लेगा, सैंपल लेगा कि पॉपुलेशन लेगा? सैंपल क्यों लेगा, पॉपुलेशन क्यों नहीं लेगा? टाइम बचाने के लिए, हैं? कॉस्ट बचाने के लिए। सर क्योंकि हाइपोथेसिस है तो अपन सैंपल ही लेंगे। सैंपल ही लेंगे, क्यों लेंगे सैंपल? अगर पूरा डेटा उठाएंगे तो फिर तो वो तो स्टेटमेंट जो रिजल्ट आएगा वो स्टेटमेंट। क्या प्रॉब्लम है? मैं बोल रहा हूँ मेरे बच्चे अच्छे हैं, चेक कर लो किसी को भी। भरत ने बोला सबको चेक कर लेते हैं। बोला कर लो भाई, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, अच्छी बात है, मेरा तो स्टेटमेंट और स्ट्रांग हो जाएगा, और भरत की टेस्टिंग सही हो जाएगी। टाइम सक्सेसफुल लगी रहे, प्लस अपना एक छोटा डेटा मानेंगे वो पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो सबसे पहले ये ध्यान सर रखना, अभी तो मतलब पूरा जो डेटा पॉपुलेशन को सिर्फ 150, अगर ये 15-20 लाख या 15 करोड़ होती तो वही तो। अभी मान लो एक, फिर धंधे की बात करते हैं, अभी तक धंधे की बात कर रहे हैं, पर एक और बात धंधे की करते हैं कि मान लो दो कोक ब्रांड, मतलब दो, जिसको क्या बोलते हैं, पेप्सी और कोका कोला, पेप्सी और कोका कोला में झगड़ा हो जाए। पेप्सी बोले कि मैं जो प्रोडक्शन कर रही हूँ उसका टेस्ट अच्छा है, अच्छा बहुत बिग वर्ड है, उसमें वो ज्यादा अच्छा मीठा है, वो अच्छा मीठा है। और कोक बोलता है कि नहीं, मेरा वाला जो कोल्ड ड्रिंक है वो मीठा है। ठीक है, क्वालिटी नहीं, वो क्वालिटी एक जिसको बोलते हैं ना वेग वर्ड होता है कि जिसको मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटी क्या चीज पे क्वालिटी मेजर करोगे? मीठे पे, टेस्ट पे, किस चीज पे? है ना? तो वो चीज हटा दो, तो अपन बोल रहे हैं मीठा है जनरल नहीं है, या फिर पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा बीच में आया था, तो चलो पेस्टिसाइड ले लेते हैं। हाँ, तो मान लो कि कोका कोला बोल रहा है कि हमारी जो बॉटल है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स कम है, और पेप्सी बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे ज्यादा है, हमारे यहाँ पे कम है। तो ये दोनों के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है, तो झगड़ा चल रहा है तो फिर जो टेस्टिंग एजेंसी रहेगी, टेस्टिंग एजेंसी कौन? भरत। तो भरत क्या करेगा? दोनों पे जाएगा, और जाने के बाद क्या करेगा? एक एक बॉटल को मेजर कर लेगा, कौन ज्यादा मीठी कौन कम मीठी, राइट? हाँ, तो वही ना, एक बॉटल को टेस्ट कर लेगा। सर एक-एक चम्मच लेके एक-एक बोतल मतलब हाँ, तो टेस्ट करना मतलब एक बॉटल को टेस्ट करेगा ना, तो उससे क्या हो जाएगा? रेंडमली नहीं पता चलेगा, उसका शुगर बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। एक दिन में कोका कोला कितनी बॉटल प्रोड्यूस करता है? हजारों में होगी, लाखों में होगी, तो इतनी टेस्ट कर पाएगा वो?
लिमिटेड हो टाइम, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि जब भी टेस्ट करोगे ना तो टेस्ट करते टाइम हर बार सैंपल लेते हैं। क्यों लेते हैं? जैसा इन्होंने शुरू में ही बता दिया कि सैंपल इसलिए लिया जाता है कि सैंपल लेना पहली चीज आसान होता है कि जहां पे 10,000 बोतल टेस्ट करो या 1 लाख बोतल टेस्ट करो उसकी जगह सैंपल ले लो 100 बोतल का, बराबर है। तो पहली चीज तो क्या होता है, सैंपल लेना आसान होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। दूसरा क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है कि भरत बोला रहा है इतनी सारी बोतल है उन सबका टेस्ट करना है, मेरे से अकेले से नहीं होगा, मैं पूरी टीम लाऊंगा अपनी। तो भरत ने क्या कर दिया, ये 8-10 लोगों की टीम लेके गए, तो 8-10 लोगों को सबको पैसा देना पड़ेगा। पहले भरत को अकेले को पैसा दे देते थे टेस्टिंग का, तो सस्ते में मिल जाता, अब ये महंगा काम हो गया है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कॉस्ट कंज्यूमिंग भी होता है, और थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट भी होगा। क्यों? क्योंकि भाई भरत के लिए मीठी की डेफिनेशन अलग है और शुभम के लिए अलग है और मे भी अर्पित के लिए अलग होगी, है ना। तो सबकी डेफिनेशन भी अलग, तो इसमें एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कौन से एरर? दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है बायसनेस वाला एरर और दूसरा होता है ह्यूमन एरर। एक बायसनेस वाला एक ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर मतलब क्या हो गया कि भाई मैंने बोला है टेबल है, टेबल को नापना है कितना लंबा है। अगर मैंने पवन को बोला कि नाप के बताओ तो पवन बोलेगा 3 फीट 4 फीट, ठीक है। अगर मैंने अर्पित को बोला तो अर्पित बोलेगा 4 फीट 1 इंच। तो ये 1 इंच जो हो गया या तो ह्यूमन एरर हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है सिंपल डेटा के साथ की प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिक प्रॉब्लम होती है। आपसे कोई भी स्टेट्स पे अगर डिस्कशन करेगा तो ये सब चीजें आप बताओगे तो आपकी जो चीजें रहती है, आपका जो इंप्रेशन होता है वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे फिर, अगर हाइपोथेसिस टेस्ट करना है तो क्या उठाएंगे? सैंपल उठाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने बोला कि विग्नालिटिक्स के बच्चे नॉर्मल से अच्छे, तो उसके लिए भरत ने सैंपल उठाया, मे भी 10 लोगों को उठा लिया 150 में से। अब 150 में से, सॉरी 10 नहीं, उन्होंने 5 उठाया, 150 में से 5 लोगों को पिक कर लिया और टेस्ट करना शुरू कर। क्या ये सफिशिएंट है? क्यों? सैंपल बहुत छोटा है ना, सैंपल बहुत छोटा है। भरत ने तो वही ना, या फिर पांचों की पांचों नॉर्मल वाले निकल आया तो फिर हमारा गेम खराब हो जाएगा। तो क्या सैंपल निकालोगे तो सैंपल भी क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन से का ट्रू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो क्या करें, 150 में से 100 निकालने हैं सैंपल में, 10%, 15%, कोई जवाब है इसका? नहीं, फिर बस गए, फिर परेशान हो। ये देखो स्टैटिस्टिक्स में कहां कहां अटक जा रहे हो, लॉजिकली कहां अटक जा रहे हो। अब क्या करना है, भरत को पीछे पड़ेंगे, मैं 5 से ज्यादा टेस्ट नहीं कर रहा एक बार में। आप रैंडमली बहुत सारे सैंपल ले, ये बोले ये असली टेस्टर है, तो क्या बोले ठीक है 5 के लूंगा मैं एक बार में, मेरे से 5 से ज्यादा टेस्ट नहीं होंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, और भरत बोला ठीक है मैं 5 दिन आके टेस्ट करता हूँ, हर दिन 5 सैंपल ले लेता हूँ रैंडमली, तो 25 भी हो गए। और वो छोटे छोटे जो ग्रुप बने उससे अलग टेस्टिंग भी होगी, कर सकते हैं है ना। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे किया, मतलब इस केस में। बट नॉर्मली क्या करते हैं कि भाई एक सैंपल ले लेते हैं थोड़ा ठीक ठाक सा और फिर उसको हम टेस्ट करते हैं। अब मैंने बोला कि जो नॉर्मल बच्चे थे उनका आईक्यू मान लो 140, बट बिग्नर के बच्चों का आईक्यू जो है 160। तो भरत ने बोला ठीक है टेस्ट कर ही रहा हूं मैं, मैंने उठाया कितने 20 बच्चे हैं, सब 20 बच्चों का जो है मैं क्या करूं आईक्यू ले लूं और उनका क्या करूं एवरेज निकाल लेता हूं। अगर वो एवरेज 140 से ऊपर आ गया तो हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी। स्टेटमेंट बन जाएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं चेतन? हाँ सर, सही है, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ पक्का? क्या करूं, यही करो, इतना सिंपल है क्या ये? क्यों नहीं है? सिंपल है मतलब गलत है? किसने बोला पहले ये बताओ, समझ नहीं आ रहा है। तो सिंपल है मतलब गलत है क्या भाई? लगता तो यही है ना कि भाई भारत इस कर रहा है तो भारत ने उठा लिया 10-20-50 लोग और सबके आईक्यू लेंगे, सबका एवरेज रहेगा, एवरेज आ गया। अगर ये एवरेज अपने 140 से ज्यादा हो गया हम खत्म, हो गया अपना टेस्ट पूरा। ऐसे ही करना है, इस केस में तो ये लग रहा है।
सर सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलती थी हाँ कि सिंपल लेते जाते थे और उसके मीन का एवरेज नॉर्मल करता था। हाँ तो फिर इसमें तो फिर वो मतलब कट हो रहा है ना। कट हो रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी बताओ क्या सही है सेंट्रल लिमिट। आप लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम को थोड़ी देर साइड में रखते ना, वो उन्होंने पूछा है तो उनको जवाब दे रहा हूँ। तो अभी बताओ क्या करना है दोनों में। अभी जो मैंने बताया वो सही सॉल्यूशन है या गलत सॉल्यूशन है, पहले तो ये आधा तक नहीं बताओ। सर जैसे उनका 500 का सैंपल लिया हाँ। उनका भी तो अपन एवरेज निकालेंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे सर। अरे बात नहीं ले रहे, अपन ने भरत का सजेशन रख लिया है कोने में अभी कि ठीक है अपन उसको बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, बट अपन ने 30 लोगों का सैंपल लिया है। 30 तो एक अच्छा दिया ना सैंपल के लिए 150 में से, तो फिर 30 का एवरेज निकाल लो, खत्म हो गया काम। अब क्या करें फिर? आप बोल रहे हो कि माना जाए या नहीं माना जाए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर दोनों और ले लिया। हाँ। उनका एवरेज नीचे आ गया। ये बात बोली इन्होंने, क्या ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सर लेकिन जो 30 अपन ने लिए वो सब रैंडमली लिए। हाँ तो मैंने 30 और तो जरूरी नहीं रैंडमली लोग है। तो याद है तुमने 30 लिए उनका एवरेज 40 पर आया। मेरे 30 और रैंडम लिया उनका एवरेज 40 से नीचे आया। अब बताओ क्या करना है? एकदम पॉपुलेशन का वेरिएंस पता होना चाहिए ना। तो फिर भला बोलेगा कि चलो नहीं, फिर अपना राजेश को बोलेंगे कि मैं भी लूंगा सैंपल सब लेगा। पॉपुलेशन का वेरिएंस देखना पड़ेगा ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि करा क्या जाए ये सोचो ना, उसको कितना पड़ेगा। हाँ तो अभी जैसे इन्होंने बोला कि किसने बोला था, हाँ शुभम ने बोला कि भैया भरत ने जो सैंपल लिया था उसका एवरेज 140 से ऊपर आया था, तो हमने मान लिया था कि भैया सब एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग हैं। पर फिर जब शुभम ने सैंपल लिया तो रैंडमली लिया, आंख बंद करके लिया, उसने ऐसा कोई बायसनेस नहीं किया, बट किस्मत से उसको सारे वो लोग मिल गए जिनका 140 से नीचे है। तो शुभम बोलेगा कि 140 से नीचे है सबके सब, भरत बोलेंगे नहीं मैंने टेस्ट किया सब ऊपर। और उसके बाद फिर राजेश को आया तो उन्होंने बोला नहीं सब 140 ही है। फिर उसके बाद पावजा भी आया, उन्होंने बोला कि भाई बहुत कम है तो 140 करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमने सैंपल लिया है वो सैंपल जो है उस पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। ट्रू रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है, मान लो पूरे 150 लोगों का एवरेज लेते हैं तो पूरे 150 लोगों का एवरेज आता है 150, मतलब वो 140 से ऊपर है। बट अनफॉर्चुनेटली जो शुभम ने सिलेक्ट किए थे वो सारे कमजोर वाले थे, तो अपना जो एवरेज था वो 135 आ गया। इसका मतलब वो जो 135 वाला सैंपल है वो इस पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और भरत ने जिनका लिया था वो सब 160 वाले थे जो कि ऊपर है, तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब कि बाय चांस ऐसा हो सकता है कि हमने जो सैंपल लिया है वो उस पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेशन ना हो। ठीक है, तो ये इतना सीधी खीर नहीं है जो आपको लग रही है कि भाई ले लो एवरेज और निकाल लो और काम हो जाएगा, वैसा नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए टेस्ट बनाए गए अलग अलग तरह के, जिसमें आप जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन बोल रहे हो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोल रहे हो और बाकी चीजें बोल रहे हो, वो सबकी खिचड़ी बना के टेस्ट बनाए गए जिसमें सब सारी चीजें इंक्लूड की गई है। और वो टेस्ट होते हैं हमारे, अभी मैं आपको 2 तरह के टेस्ट बताऊंगा, बाकी और भी बहुत सारे। तो 2 तरह के टेस्ट अभी हम लोग बात करेंगे। पहला टेस्ट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जी टेस्ट। पहला टेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जी टेस्ट। और दूसरा टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं टी टेस्ट। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ये वो सारी चीजें कंसीडर करके रखे हैं जो आप लोग सोच रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अब जो जी टेस्ट होता है, ये जी टेस्ट क्या है? तो जी टेस्ट जो रहता है इसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब जब भी आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल होगा तब आप जी टेस्ट लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है पवन आप बताओ? मीन से याद नहीं आ रहा। ओके सर मीन से चेतन बताओ, मीडियन से या मीन से? मीन यानी एवरेज से कोई भी वैल्यू या
डिफरेंट वैल्यूज कितना वेरी कर रही है। जैसे हमने बोला बिग एनालिटिक्स के स्टूडेंट्स का IQ 150 है, तो किसी का 160 भी हो सकता है, किसी का 140 भी हो सकता है, तो अपने मीन से कितना आगे पीछे मूव हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन बता। ठीक, तो वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर वो पॉपुलेशन का पता हो तो हम क्या करेंगे, जी टेस्ट करेंगे। और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, तो भाई मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मीन हमारा क्या है, सॉरी हमारा मीन IQ कितना है 150, बिग एनालिटिक्स का मीन IQ कितना है 150। पहले हमने तुमको उठाया अथर्व को, अथर्व ने निकाला अपना मीन डाला, मतलब अपना IQ डाला, और वो कितना वेरी हुआ हमने नोट कर लिया, फिर इनका डाला, फिर इनका डाला, फिर इनका डाला, फिर सबका डालते गए, ऐसे करके मान लो 150 स्टूडेंट है तो 150 का निकालना पड़ेगा, एक वैल्यू निकाल के, है ना, और फिर उसका एवरेज लेना पड़ेगा, तो जो आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन का, क्योंकि सबका निकल, पॉपुलेशन का है क्योंकि सबका निकल। क्या ये आसान काम है, मुश्किल है, जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो फिर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर मैंने वही चीज अभी तो अपन ने बिग एनालिटिक्स के 150 लोगों के बारे में बात करी, पर वही कोका कोला के बारे में बात की होती, पेप्सी के बारे में कि 1 मिलियन बॉटल प्रोड्यूस कर चुके हैं, अब उनका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो 1 मिलियन को आप ऐसे थोड़ी नापते बैठते, राइट। तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जी टेस्ट प्रैक्टिकल नहीं होता, बस जी टेस्ट बनाया हुआ है, पुराना टेस्ट, तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पर ये प्रैक्टिकली लगता नहीं है। ठीक, अब क्या करा जाए फिर, ठीक है, क्या करता है, वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम करता है, पर सैंपल का रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सैंपल क्या कि भाई सिंपल सी बात है, ये 1 मिलियन बॉटल है कोका कोला की, इनको प्रोडक्शन हुआ है, बट इसका हमको टेस्ट करना, तो इसमें से 1000 बॉटल हमने निकाल ली सैंपल, और उन सैंपल्स का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, तो वो ठीक है, वो निकाल सकते हैं 1000 या 500 का या 100 का, वो निकाल सकते। इसलिए प्रैक्टिकल टेस्ट कौन सा है, ठीक है, जी टेस्ट नहीं। ठीक, टी टेस्ट को ही स्टूडेंट्स टेस्ट भी बोला जाता है, ध्यान रखना। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं स्टूडेंट्स टेस्ट क्या है, और आप बोलोगे हमको तो पढ़ाया ही नहीं, वो कुछ नहीं है, टी टेस्ट को ही बोला जाता है। शायद इसका जिसने इन्वेंशन किया था उसका सरनेम स्टूडेंट करके कुछ, क्लियर, बात यहां तक समझ आ गई। अब इसके टाइप समझ लेते हैं, पहले फॉर्मूला समझते हैं फिर टाइप समझते हैं। तो जो हमारा जी टेस्ट है, जी टेस्ट वही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं जी कर्व, जी कर्व है, हाँ बेल शेप भी है, बट जी कर्व है, क्यों, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो सेंटर होता है उस पे मीन होता है 0, ठीक है, बट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसके अंदर ज्यादा नहीं जाता इसके अंदर। ये जो चीजें तो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, सेंटर वाला जो रहता है वो मीन लेते हैं 0, और फिर इसके लेफ्ट और राइट में मूव करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं कहते। और जो फॉर्मूला है वो होता है x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा अपॉन रूट है। ये जो है ये हमारे पास जी टेस्ट का फॉर्मूला है, याद रखना हो तो रखो, नहीं रखना है तो प्रॉब्लम नहीं, बट सिंपल है तो याद रख सकते हो। तो अपना जो डेटा होगा पर्टिकुलर x का मतलब मीन सिग्मा, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेंशन ना लो। तो अभी क्या होता है, यहाँ पर x जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू होती है, x बार जो है वो क्या है, मीन, सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, और n जो है वो नंबर ऑफ रीडिंग होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ रीडिंग। ठीक, जैसे मैंने कहा
कि हम वो स्कूल वाला केस कर रहे थे, तो उस स्कूल वाले केस में मैंने जो 150 स्टूडेंट थे तो उसमें से भरत ने 30 स्टूडेंट को रिग्रेस किया, चेक किया, 30 जो थे सिंपल से सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन है ना, एंड देन अब हमको क्या करना है, हर एक की x माइनस x बार करना। क्लियर? सर इसमें एक सैंपल से काम हो जाता है या बार-बार सैंपल लेनी पड़ेगी? इसमें एक सैंपल से काम हो जाता है या बार-बार सैंपल लेने ही पड़ेंगे? गुड क्वेश्चन। नॉर्मली हम लोग तो एक ही सैंपल लेते हैं जो भी अपने पास गिवन प्रॉब्लम में रहता है, बट फिर क्या होता है जब आप टेस्ट करते हो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा है, अभी अवॉइड कर देना बाकी लोग, तो जब आप टेस्ट करते हो तो टेस्ट करने के बाद कई बार आप कन्विंस होते हैं कि भाई ये सफिशिएंट सैंपल है, कई बार आप ये भी बोल देते हैं जिसमें पावर ऑफ टेस्ट बोला जाता है, पावर ऑफ टेस्ट करके कम होती है, तो वो देखने के बाद आप सोचते हैं सैंपल इनसफिशिएंट है, वी नीड मोर सैंपल। क्योंकि सर इसमें सैंपल साइज 30 बोला गया है। हां नहीं 30 नहीं, आप 20 ले लो, 10 ले लो, जो भी लेना हो ले लो। 50 टेस्ट के लिए बोलते हैं कि जो सिग्निफिकेंटली स्मॉल हो। हां सैंपल साइज 30 से स्मॉल हो 50 टेस्ट के लिए बोल देते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम भी ले सकते हैं। हां मैक्सिमम बोले ज्यादा नहीं लेते हैं, लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ा साइज भी ले सकते हैं। क्योंकि ये मतलब एक वो है ना, जैसे 1 लाख सैंपल है उसमें 30 लिया तो वो बहुत कम है, और 150 में 30 लिया तो वो रेशियो एक होना चाहिए, इसलिए जब आप 1 लाख में से 30 लोगे तो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा, तो फिर आपका जो पावर ऑफ टेस्ट रहेगा बहुत कम हो जाएगा, मतलब पावरफुल टेस्ट नहीं, आपका टेस्ट स्ट्रांग नहीं है, टेस्ट सही नहीं है बहुत ज्यादा, तो फिर आपको बार-बार रिपीट करना पड़ेगा, वो चीज होती है ना। तो अभी तक इतना समझ में आया, बाकी लोग वापस से बैक टू पवेलियन वापस आ जाओ, तो अभी इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट है, फॉर्मूला याद है ना, कोई डाउट? अब एक दो क्वेश्चन करें इस पे। चलो अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। शरद, अरे गायब हो गया शरद। चलो तो अब इस पे एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसको ट्राई करते हैं हम लोग। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के साथ है, बट क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, ये कैसे हटेंगे, सर ऊपर सेंटर में प्लस के पास जो ऑप्शन है ये फिट टू पेज, ये अरे ये नहीं वो तो फिट हो गया ना वो पेज। ठीक है, चलो छोड़ो, अभी दिख रहा है ना। यस सर। तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या है, मोस्ट ग्रेजुएट स्कूल्स of business required application of admission applicants for admission to test to take the GMAT test, है ना, कि बहुत सारे बी स्कूल है उनको एडमिशन के लिए GMAT का अपीयरेंस होना चाहिए। स्कोर ऑन GMAT आर रफली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 527, मतलब क्या कि जो भी GMAT का स्कोर था वो 527 के मीन के साथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट लेते हैं उसमें से ऑन एन एवरेज उनको 527 अंक प्राप्त होते हैं ऑन एन एवरेज, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये उन्होंने बोल दिया। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 112, मतलब कि जो भी स्टूडेंट टेस्ट लेते हैं उसमें 527 तो एवरेज है और स्टैंडर्ड डेविएशन 112, मतलब हाँ 112 नंबर आगे पीछे हो, करेक्ट। तो मैक्सिमम कितने नंबर निकलते हैं, 630 पक्का? कोई भी मैक्सिमम नहीं सर, ये तो 68% वाला इसमें तो सर 3 सिग्मा, इसलिए मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैक्सिमम कितने नंबर आते हैं जीमेट में, वो भरत भी कंफ्यूज हो गए थे मैं, तो कितने नंबर आते हैं मैक्सिमम? हाँ सर 5 और 7 प्लस 3 बस, क्योंकि 6 सिग्मा नहीं पढ़ा तुमने, 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट येलो बेल्ट ब्लैक बेल्ट नहीं पढ़ा क्या? 6 सिग्मा एक सर्टिफिकेशन होता है, तो उसमें 6 सिग्मा तक जाता है और उसके आगे भी जा सकता है, क्योंकि ये जो बेल कर्व शेप है वो कभी खत्म नहीं होती, दोनों एंड इसके, इसलिए तो ओपन है।
अरे भाई ये शेप देखोगे ना, ये कर्व का ये गलत बनाया हुआ है यहाँ पे, ये शेप जो है वो ऐसा जाता है सीधे, पैरेलल हो जाता है इसके। मैक्सिमम मार्क्स तो एग्जाम के मार्क्स से ज्यादा थोड़ी ना जा सकता। हाँ तो मैक्सिमम क्या होगा एग्जाम के मार्क्स जो भी पेपर के, उससे ऊपर नहीं होगा। बट अगर नॉर्मली बात करेंगे तो ये लेफ्ट और राइट में कुछ होता ही नहीं है, आइडियल वाला चीज, ठीक है। तो आप यहाँ से ये नहीं बता सकते कि 527 प्लस 112 या माइनस 112। बात समझ में आ गई? बाकी लोग कंफ्यूज हो गए हैं तो उसको छोड़ दो, दिमाग में लगाओ क्या बोला हमने इतनी देर में, ठीक। तो अभी तक तो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है उन्होंने, बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्कोरिंग अबव 500 ऑन जीमेट, किसी के भी जीमेट में 500 से ऊपर स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमको पता करनी है, ठीक। तो अभी हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है ये हम देखते हैं। अभी एक मिनट, एक काम करता हूँ, व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है एंड देन बेस्ड ऑन इट हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो हमारे पास क्या है कि मीन दे रखा है ना। मीन कितना है? 500 ना, 527 ये मीन दे रखा है। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा है? 112। ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल स्कोरिंग 500 और मोर, 500 और मोर की बात करेंगे एक्स की वैल्यू, ठीक। और बस अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जी स्कोर निकाल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि भाई जी स्कोर क्यों निकाल रहे हैं, पहले तो ये समझ में आए तो उससे जी स्कोर से क्या फायदा मिलेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं क्यों लगा रहे हैं? जी टेस्ट अलग होता है, जी स्कोर अलग होता है। आप जो बोल रहे थे वो जी स्कोर, हाँ तो पहली चीज तो जी स्कोर निकाल क्यों रहे हैं हम लोग यहाँ? हाँ जी स्कोर क्या होता है, उसकी वैल्यू नहीं, जी स्कोर क्या होता है, एक तरह का मैपिंग होता है। एक्चुअली क्या है, ये जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, जो नंबर दिए हुए हैं 500 527, अब ये है हमारे एक्स एक्सिस पे और ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। समहाउ हमारे पास प्रोबेबिलिटी का नंबर्स के साथ मैपिंग मिसिंग होता है या डायरेक्ट लिंक नहीं होता। हाँ वही बता रहा हूँ, पर ये लिंक हमारे पास मिसिंग होता है। तो जी स्कोर जो रहता है एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर हम लोग जो भी हमारा एक्स एक्सिस वाली वैल्यू रहती है उनको मैप करते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ, और वो प्रोबेबिलिटी के साथ में मैप करने के लिए जो बीच वाला जो लिंक होता है वो होता है जी स्कोर। मतलब एक टेबल होता है जिसको हम बोलते हैं जी टेबल। जी टेबल दिखाता हूँ कैसा होता है। किधर है, एक मिनट, जी टेबल मेरे पास होगा, मेरे जी टेबल रिप्लेसमेंट। ये तो जी टेबल ये हमारे पास है। अब ये जी टेबल क्या बताता है, तो जी टेबल हमारे पास एक लिंक होता है प्रोबेबिलिटी के बीच में और जी स्कोर के बीच में। क्या आपके पास नंबर, आपके पास तीन एंटिटी है यहाँ पे, याद आ रहा हो आपको तो कौन कौन सी तीन एंटिटी है? एक होता है नंबर्स,
है ना, मीन यानी मीन या फिर टारगेटेड नंबर। जैसे बोला कि एवरेज स्कोर जो है जीवेट का कितना है 527 है, ये आपको पता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 500 ऐसा स्कोर, तो आपको जो नंबर है वो आपको पता है, ठीक। तो नंबर आपके पास एक चीज हो गई, दूसरा आपके पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, ये दूसरी एंटिटी, और तीसरा है जी स्कोर। तो ये तीनों चीजें जो हमारे पास है, इन तीनों को जो एड्रेस करना है या मैप करना है आपस में, वो कैसे करोगे? जो नंबर्स और जी, इन दोनों के बीच में लिंक हमारे पास होती है। दोनों के बीच की लिंक क्या है? दोनों के बीच का कॉमन लिंक क्या है? अगर मैंने नंबर दिया तो क्या जी स्कोर निकाल सकते हो? नंबर से जी स्कोर निकलता है? अरे निकलता तो ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने, z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट n, बताया था। तो ये z स्कोर और जो डिजायर्ड नंबर है, डिजायर्ड नंबर क्या था 500 माइनस एवरेज कितना था 527 और सिग्मा कितना है हमारे पास, है ना। n हमारे पास है नहीं, नंबर ऑफ सैंपल्स, वो पॉपुलेशन का दिया हुआ है तो फिर हम लोग अवॉइड करते हैं लिखना है। तो ये इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्कोर की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आप नंबर जो दिए हुए हैं, हाँ जो भी है, जो भी नंबर दिए हैं उस नंबर से आप जी स्कोर निकाल सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो क्या? नहीं, हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। मतलब नंबर और प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट नंबर और जी स्कोर के बीच में है। अब मजे की बात यह है कि जी स्कोर और प्रोबेबिलिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और वो क्या है, वो है जी टेबल, ठीक है, वो जी टेबल है। तो अब हाँ, जैसे लॉग टेबल होता था ना बचपन में, वैसा जी टेबल होता है, तो वो वैल्यू फिक्स है, कभी चेंज नहीं होती। तो अब हमारे पास जो मैपिंग है, हम कैसे जाएंगे? हमारे पास नंबर्स हैं और हमको पता करनी है प्रोबेबिलिटी। तो नंबर से डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी की जाने के लिए हम लोगों को 2 स्टेप में जाना पड़ेगा। पहले हमको निकालना पड़ेगा जी स्कोर, और जी स्कोर और प्रोबेबिलिटी के बीच की मैपिंग देख के प्रोबेबिलिटी निकालनी। समझ गए? तो सबसे पहले जी स्कोर निकाल लो, इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास लिखा हुआ है, आ गया। तो हमने क्या करा, ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे 527 500 माइनस 527 अपॉन 112, और इससे हमारे पास आ गया माइनस में 0.24। अब माइनस में 0.24 हमारे पास आ चुका है, क्लियर। ये हमारे पास क्या आ गया, जी स्कोर आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमको चाहिए क्या। हमने जी स्कोर तो निकाल लिया, पर ये जो जी टेबल होता है या अपना जी कर्व होता है, ये यहाँ से शुरू होता है लेफ्ट से और जाता है राइट की तरफ, ठीक। अब आपने ये जो निकाला है जी की वैल्यू, ये जी की वैल्यू किसके लिए निकाला है, 500 के लिए, और बीच में क्या होता है, मीन, वो कितना होता है 0। तो इधर की तरफ क्या आएगा, सारा नेगेटिव वैल्यू आएगी, इधर की तरफ हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, माइनस में 0.24 आया ना, तो -24 किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ लेफ्ट साइड में। ये क्या चीज है, जी स्कोर है। ये जी स्कोर कब है, 500 की वैल्यू के लिए, एग्जैक्टली 500 की वैल्यू के लिए। ये 500 से ज्यादा नहीं है, एग्जैक्टली 500 के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 500 रखा ना, हमने 500 से ज्यादा थोड़ी रखा। तो ये जो जी वैल्यू है किसके लिए, 500 के लिए। तो 500 पे हमारे पास जो जी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस का 0.24। अब हमको चाहिए क्या, से ज्यादा। तो 500 से ज्यादा मतलब हमको किधर जाना पड़ेगा, राइट साइड में, क्योंकि इधर की तरफ बढ़ रही है वैल्यू, राइट। तो हमको ये वाला रीजन या ये वाली चीजें पता करनी है, ठीक है। तो हमको किधर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस दिशा में जाना पड़ेगा, ठीक। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने ये सारा कैलकुलेट किया, अब हमको 500 से ज्यादा चाहिए था,
ओवरऑल कितना आया है हमारे पास? ये जो हमारे पास आया है ये 500 आया है। 500 मतलब ये वाला रीजन हमको मिला है, 0 से 500 वाला हमको चाहिए ये। और ये पूरा जो है ये क्या है, ये पूरा होता है लेफ्ट से शुरू होकर सॉरी 0 से 500 तक का होता है। एग्जैक्टली वही तो है। तो ये जो हमारे पास आया है ये 500 तक का वैल्यू आया है 0 से, क्योंकि इधर से शुरू होता है तो 0 से 500 तक की वैल्यू आ गई। और ये जो है पूरी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो 0 से 500 तक की जो आपके पास थी, मतलब ये वाला जो रीजन था, इस रीजन की वैल्यू आपके पास आई है कितनी? -0.24। पूरी होती है 1, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको सिर्फ 1 में से हटाना पड़ेगा। तो हमने 1 में से उसको हटाना है, किसको? Z को नहीं, प्रोबेबिलिटी को। और अभी आपके पास क्या है? अभी Z स्कोर है। दोनों में अंतर समझो, प्रोबेबिलिटी और पर अभी आपके पास क्या है? Z स्कोर है। तो Z स्कोर के साथ कुछ खेल नहीं खेल सकते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? Z से P पे आओ, फिर आपको 1 में से हटाओ। तो Z से P पे आओगे टेबल के थ्रू। टेबल निकालो, कहाँ है? ये रहा टेबल अपना, ठीक है। इसी टेबल में अगर आप देखोगे तो आपके पास Z की वैल्यू कितनी है? ये Z की वैल्यू रही सारी, और ये सॉरी ये रही Z की वैल्यू, और Z की वैल्यू है। इससे आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये रही। Z की वैल्यू कितनी है? 0.24। तो 0.24 ढूंढो इसके अंदर। 0.024 है। कंफ्यूज कर रहे हो यार। 0.24 है। 0.24 किधर है? ये देखो, ये रहा 0.24। तो 0.24 के आगे ये वैल्यू कितनी है? 0.401 या 0.405। ये दूसरी है, ये दूसरे रीजन की। अब ये जो रीजन है ये इस वाले रीजन की है, और ये जो है वो 0 से Z के बीच की वैल्यू है। दो इंटरवल के बीच की वैल्यू निकालनी होती है तो होती है। मतलब अगर मैंने बोला कि किसी का स्कोर 500 से लेके 510 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस केस में ये यूटिलाइज होती है। अभी हमने 500 से ज्यादा बोला है, मतलब वो पूरा रीजन हो। फिर उसमें x क्या रखेंगे? वो छोड़ो ना, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले बेसिक चीज अपन कर लेते हैं, फिर अपन उस पे जाएंगे। तो ये 0.24 है। यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? 0.4। 0.4 जो प्रोबेबिलिटी वो किसकी है? इस चीज की प्रोबेबिलिटी। यानी किसी का स्कोर 0 से लेके 500 तक आने की प्रोबेबिलिटी वो 0.4 है। तो 40% चांसेस है कि किसी का स्कोर जो है 0 से 400 के बीच में आएगा। आपको क्या चाहिए? 0 से 500 के बीच में आएगा। आपको 500 से ज्यादा चाहिए, तो 500 से ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 में से इसको हटाना पड़ेगा। क्या जाएगा? 0.6। यानी 60% चांसेस है कि 500 से ज्यादा नंबर पे स्कोर करें। तो 60% स्टूडेंट्स ने 500 से ज्यादा स्कोर करेंगे। चांसेस है, किया नहीं, दोनों में फर्क होता है। हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कंक्लूडरी नहीं, ये चांसेस जो मीन आया है वो पिछले एग्जाम का हो सकता है। हाँ, ओवरऑल अभी तक की जितनी एग्जाम हुई उसका होता है। क्लियर? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहेंगे तब की बात है। अभी तक हाइपोथेसिस टेस्ट हम लोगों ने नहीं किया है। अब हाइपोथेसिस टेस्ट का एक एग्जांपल बताता हूं तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये तो खैर थोड़ा मुश्किल होता है, मैथमेटिकल ज्यादा है। जिनको समझ आया है वो ठीक है, नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें कोई नहीं घुसता इंटरव्यू के अंदर में। बट अगर आपको आता है तो अच्छा है, अपने साथ में रखना एक अच्छी चीज होती है इसको। बट इट इज नॉट द मस्ट। मस्ट जो अब में आएगा वो बता, मस्ट कहाँ पर लगेगा। तो मस्ट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मस्ट वाला जो आपको पता होना चाहिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ये जी टेस्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जी टेस्ट का प्रॉब्लम क्या है पहले ये पढ़ते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। उसको सॉल्व करने का एक एल्गोरिथम बताऊंगा, उसको फॉलो करेंगे हम लोग और वो फिर बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा था उसी की लाइन में ही है। क्वेश्चन है, दिख रहा है सभी को? हाँ, तो क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल एट अ स्कूल claims that the students in his school are above average intelligence। मतलब अभी कोई
स्कूल है उसका प्रिंसिपल बोल रहा है कि हमारे यहाँ के बच्चों का जो आईक्यू है या हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो एवरेज से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा करके वो बोल रहा है। अब वो बोल रहा है तो ये क्या है, अगर उसने ऐसा बोला है तो ये क्या है, ये उसकी हाइपोथेसिस है। हम क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा सोच है, वास्तविकता नहीं है, जब तक कि तुम इसको सिद्ध नहीं कर देते। ये तुम्हारा सोच है, वास्तविकता नहीं है। जैसे अगर हम लोग कोर्ट में जाके बोलते हैं कि ये आदमी मुजरिम है, तो जज क्या बोलता है कि जब तक प्रूव नहीं करोगे तो ये जो रहेगा इनोसेंट ही माना जाएगा। तुम्हारी सोच है कि ये मुजरिम है, सिद्ध करो। तो इसी तरह से प्रिंसिपल ने भी बोला है कि हमारे बच्चे इंटेलिजेंट है, वो तो हर बच्चा बोलता है, वो तो हर प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है। तो पहले उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या बोला, करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा, तभी तो प्रूव होगा ना। तो फिर इसलिए इन्होंने क्या करा, a random sample of 30 students IQ score have a mean score of 112, ठीक है। Is there sufficient evidence to support principal's claim? तो हमने क्या करा, उसी स्कूल के 30 स्टूडेंट्स को पकड़ा और उनका हमने आईक्यू नोट कर लिया। वो आईक्यू का जो एवरेज था वो 112 आया है। 30 स्टूडेंट लिए, उनका आईक्यू नापा, 112 आया। और देन द मीन पॉपुलेशन आईक्यू इज 100, कि भाई उसी एज ग्रुप के जो बच्चों का आईक्यू होता है वो 100 होता है, बट हमने 30 स्टूडेंट्स उठाए थे, सैंपल उठाया था और उनका आईक्यू निकाला तो वो 112 है। तो क्या हम मान लें कि उस स्कूल के स्टूडेंट्स अबव एवरेज हैं? ये तो प्रूफ है, वही तो प्रूफ है ना। ये सैंपल लिया, नापा हमने तो ज्यादा निकल गया, तो मान लें। वही तो लिया ना 30 का, ये लिया, ये दिया 30 स्टूडेंट का सैंपल लिया उस स्कूल के, उनका एवरेज निकाला तो वो एवरेज आया 112। और नॉर्मल सभी का अगर हमने निकाला तो वो आता है 100, तो नॉर्मल आईक्यू आता है 100, बट 112 आया है किसका, उसके स्टूडेंट का, 30 स्टूडेंट का है। वापस से वही बात आ तो वही वाली बात आ गई शुभम और भरत वाली, कि भरत ने जो निकाला था उसमें ज्यादा आए थे, शुभम ने जो निकाला था उसमें कम आए। अभी क्या करोगे, ठीक है। तो उसको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ता है, जी टेस्ट रन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जी टेस्ट कैसे रन करेंगे वो बताता हूं मैं आपको। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? जैसे इसमें दिया है कि विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 पॉपुलेशन का, हां, अगर अपने डेटा अगर पॉपुलेशन के अंदर आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी कर रहा है और उसके अंदर अपनी वैल्यू आ रही है, तो अपन मान सकते हैं क्या चीज, मतलब जैसे कि 115 तक वेरी कर रहा है और अपने यहाँ का मीन आया 112 पर, तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, तो ये तो आ सकता तो आया ना। पर एक स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर का कितनी पॉपुलेशन आती है, 68% ही आती है। तो तुम जो भी बात कर रहे हो सिर्फ 68% लोगों के बारे में ही बात कर रहे हो। हाउ अबाउट 32% जो बचा कुचा है, उसको तो कंसीडर नहीं करते, वो भी तो गड़बड़ करेंगे, ठीक है। चलो तो अभी इसको टेस्ट करें। हाँ, तो अब इसको करना कैसे है, एक एल्गोरिथम जो मैंने बताया था हाइपोथेसिस का, मतलब बताने वाला हूं, उसको ध्यान रखना। अब ये जो चीज है ये हर जगह लगेगी, शेयर नहीं किया, पहले बोलते थे ना, इतना सारा मैंने समझा दिया। सर, वो अभी चालू कोई था भी नहीं सर, नहीं तो रिकॉर्डिंग में तो आएगी ना, कैसे क्लीन करते हैं। चलो तो अभी जी टेस्ट के लिए मैं एक एल्गोरिथम बता रहा हूं, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जब भी जी टेस्ट रनिंग, जी टेस्ट क्या, हर टेस्ट के लिए यही फॉलो करेंगे स्टेप्स को, 4-5 स्टेप्स होती हैं, उसी को फॉलो करना है। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जी टेस्ट, टी टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट सब, इवन अनोवा भी। तो पहली स्टेप जो होती है वो होती है क्रिएट नल एंड अल्टरनेट। ये लिख लेना आप लोग, हर बार लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना है। दूसरा है
decide critical value or level of significance. Normally ये जो रहता है, it used to be 5% या 0.0. नॉर्मली 5% होता है. देन उसके बाद क्या करोगे, कैलकुलेट जी वैल्यू. जी टेस्ट कर रहे हो तो जी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, टी टेस्ट रन कर रहे हो तो टी करोगे, अनोवा कर रहे हो तो एफ करोगे. ये कैलकुलेट करना बाय फॉर्मूला. जो भी फॉर्मूला उसका होता है रिलेटेड, उसी फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करना. ठीक. फिर उसके बाद गेट और रीड ZTF बाय टेबल. अब ये जो Z, T या F हमारे पास जो भी आप निकाल रहे हो, इसी की वैल्यू बाय टेबल निकालो. टेबल एट क्रिटिकल वैल्यू. And then if Z critical is greater than Z calculated, then go for null hypothesis. And if Z critical is less than Z calculated, then go for alternate. ठीक है. अभी ये लिख लो, फिर क्या मतलब होता है समझाता हूं इसको. लिखना हो जाए तो बता दो. ओके. अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे काम. तो पहला हमारे पास तो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का समझ आ गया होगा. इसमें एक टर्म थी क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू भी हमने क्या था, कल परसों में पढ़ी थी लास्ट वाले सेशन में, राइट. जब दो हाइपोथेसिस थी हमारे पास, एक थी नल और दूसरी थी अल्टरनेट. नल हाइपोथेसिस मतलब क्या, सब नॉर्मल है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. और अल्टरनेट मतलब क्या, चेंजेस रिक्वायर्ड, मतलब कुछ तो अनयूजुअल है, कुछ तो अनयूजुअल है, समथिंग इज नॉट नॉर्मल. अब अनयूजुअल का मतलब क्या है कि कोई ना कोई चीज ऐसी है कि जो ठीक नहीं है, कुछ तो बदलने की जरूरत है, कुछ तो फिशी हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है. जैसे रेगुलर चीज क्या है, हमने बात करी थी एक सिक्के की. जब आप सिक्के को उछालते हो तो उस पे हेड और टेल दोनों आने के चांसेस बराबर बराबर होते हैं. तो
वो क्या है, यूजुअल का है। अनयूजुअल का है, अनयूजुअल मतलब आपका जो सिक्का है वो डाइसी है, सिक्का जो है बायस है, सिक्के में गड़बड़ है ना। तो वो कैसे पहचानोगे कि सिक्के में गड़बड़ है? टेस्टिंग करोगे। हमने बोला कि सिक्का जो है वो शोले मूवी वाला है, अगर शोले मूवी वाला है तो उसमें क्या होगा, हर बार हेड आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि उसके दोनों साइड है, तभी तो पता चलेगा ना कि गड़बड़ है उसके अंदर। तो कैसे आया? टेस्ट कर करके। आपने पहली बार सिक्का उछाला, हेड आ गया, तो आप उसमें कुछ सोचोगे कि गड़बड़ है? धर्मेंद्र ने सोचा था क्या? नहीं, क्योंकि हेड जाना नॉर्मल चीज। ठीक, दूसरी बार उछालोगे फिर से हेड आ गया तो प्रॉब्लम है? नहीं, हो सकता है कि आपका। तो इसी तरह से हमने पहले डिस्कस करा था नहीं वाला चीज, कि जब आप बार बार करते जाते हो और हर बार हेड आएगा तो आपको शक होना शुरू होगा कि ये इतनी बार क्यों आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, यानी कोई चीज, ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस बहुत ही कम है और वो हो जाए तो क्या लगेगा, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कोई स्टूडेंट है, कभी यहाँ पे आता नहीं क्लास में पढ़ने के लिए, अचानक किसी दिन आ जाते हैं, तो मैं उसका कैसे स्वागत करता हूँ पता होगा, है ना, क्योंकि वो अनयूजुअल हुआ, वो यूजुअल रहता है तो ठीक है, नॉर्मल है तो करते हैं, समझे। तो कोई एकदम से अनयूजुअल हो जाता है तो हमको शॉक लगता है, नहीं लगता है। वही चीज यहाँ पे भी है जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब क्या, हम तब मानेंगे जब कोई बहुत ही कम होने वाली जो चीज है अचानक से हो जाए, तो वो अल्टरनेट के साइड में है कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है ना। नॉर्मली जिसके होने के चांसेस 5% या उससे कम हो, तो इसी चीज जिसके होने के चांसेस 5% या उससे कम हो और वो अचानक से हो जाए, तो आपको क्या लगेगा कि ये रेगुलर तो नहीं है। और जो रेगुलर नहीं है वो क्या होता है, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। तो अल्टरनेट में क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या आता है, जो रेगुलर नहीं है उससे अलग अगर होगा तो अल्टरनेट है। जैसे रेगुलर सब स्टूडेंट्स का आईक्यू 100 था, बट अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि हमारे स्टूडेंट्स अनयूजुअल, हमारे स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो रेगुलर नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो किधर जाएगा, अल्टरनेट में। और इसीलिए हम लोगों ने उस प्रिंसिपल का जो क्लेम था उसमें बोला था कि भाई तुम्हारे स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो अल्टरनेट साइड में हो जाने चाहिए। समझ रहे हैं? ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? अब इसको अगर हम जी टेस्ट और ये जी कर्व पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो जी कर्व में अभी स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जी कर्व की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल जी कर्व में ये जो रहता है ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये जी स्कोर को या जी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर हमारे पास दो रीजन होंगे, एक रीजन होगा रेगुलर वाला यानी नल हाइपोथेसिस वाला, और दूसरा रीजन होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस वाला। ठीक, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ से शुरू हो रही है हमारी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी मान लो कितनी है, 0। किसी चीज के होने के 0% चांस है, दैट्स ओके। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75, 80, 90, 95, यानी एक ही चीज है और वो 95% तक हो रही है। और इधर वाला क्या है, ये एक चीज है रेगुलर वाली, और ये क्या है, दूसरा वाला पार्ट जो अनयूजुअल है। ठीक है, तो अगर जब तक यहां तक है तो हमारी नॉर्मल चीज हो रही है। नॉर्मल मतलब क्या, नल हाइपोथेसिस वाला रीजन है। और फिर ये वाला जो रीजन है ये होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक होने के चांसेस है 95%, तो 95% चांस है किसी चीज के होने के, और ये जो है वो बचे हुए 5% चांस। मतलब ये जो चीज है ये रेगुलर है कि सिक्के को चलोगे हेड और टेल आएगा, हेड और टेल आएगा, नॉर्मल है, बट 5% या 3% चांस है कि बराबर बराबर बार बार एक ही एक्टिविटी होती है, तो वो जो रहेगा वो हमारा किस में आएगा, अनयूजुअल एक्टिविटी में आएगा। तो ये जो 5% जहां से शुरू होता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू।
क्रिटिकल वैल्यू, और इस पूरे को बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन जो है वो ऐसी चीजों के होने का है जो कभी होती ही नहीं है नॉर्मली। अगर अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो इस रीजन में आ गई तो हम सोचेंगे कि अल्टरनेट वाली सही है, और अगर इस रीजन में है तो हम बोलेंगे सब कुछ नॉर्मल ही है, रेगुलर सही है, सब तुम्हारा ये शक है। जैसे कि आप सर जो होती नहीं है वो अल्टरनेट साइड में, लेकिन सर उस क्वेश्चन में लिखा था ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन 15 था, मतलब कि होने की संभावना है कि वो 115 तक आ सकते हैं। तो हो सकता है कि वो 112 जब अपना प्रिंसिपल क्लेम कर रहा है तब फिर अपन ये टेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, बट उसको कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। 112 को 112 को ऐसा लेके चल रहे हैं अल्टरनेटिव होता नहीं। हाँ, 112 को अल्टरनेट है ऐसा होता नहीं, हम ये लेके नहीं चल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि 112 जो वो सोच रहा है वो रेगुलर से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अरे जैसे उसने क्या करा, 30 लोगों का सैंपल लिया, अब 30 लोगों का सैंपल लिया, उसके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 100 तो हमारे स्कूल में उसके स्कूल में मान लो 1000, उसके स्कूल में मान लो 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, तो 1000 में से उसने 30 का सैंपल लिया। तो ये भी तो हो सकता है कि बाय चांस वो 30 बच्चे जो उसको मिले हैं वो ज्यादा आईक्यू वाले मिल गया, तो उसको ऐसा इंप्रेशन हो गया कि हाँ तो हमारे बच्चा अच्छा है। यही हो सकता है कि उसके आसपास जो बच्चे घूमते हैं वो सारे स्टूडेंट हो, सॉरी स्टूडेंट्स हाई आईक्यू वाले हो। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं ना कि भाई प्रिंसिपल वगैरह के जो पास में रहते हो पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा रहते हैं, मस्ती करने वाले दूर दूर घूमते हैं उनसे, तो उसके आसपास के जितने भी बच्चे कह रहे हैं यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, मेरे तो सारे बच्चे अच्छे, तो वो उसका क्लेम हो गया, उसकी मरीचिका हो गई, उसका, जिसको मरीचिका समझते हैं ना क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं इल्यूजन। कि सैंपल जो सैंपल अपन ले रहे हैं उसका वेरिएंस 112 तक जा सकता है 68%। ये भी पूछ सकते हैं सैंपल का वेरिएंस 112 तक क्यों जाएगा? नहीं मतलब ये क्या सैंपल अपन बार-बार ले रहे हैं उस सैंपल में जो डिफरेंस आता है वो भी जो 5 जो अपना मीन है 100 ये 5 जो भी था वो 112 तक वेरिएट कर सकता है ना, ये हो सकता है प्रॉब्लम 112। उसने बोला कि मैंने यहाँ के जो एवरेज स्टूडेंट्स का आईक्यू निकाला, जो भी निकाला उनका आईक्यू था 112, जो कि एवरेज से ऊपर था। बट ये हो सकता है कि जो सैंपल हम लोगों ने निकाला है वो हायर साइड में निकल आया, और दूसरा उसको ऐसा असम्पशन क्यों हुआ कि ऐसा होता है प्रिंसिपल को कि भाई मेरे स्टूडेंट ही सब अच्छे हैं, ऐसा उसको असम्पशन क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है कि उसके आसपास के जो स्टूडेंट होंगे वो सब अच्छे होंगे, बट उसने पूरी स्कूल घुमा नहीं होगा, मेरे स्टूडेंट को देखा नहीं होगा, यही चीज हमको प्रूव करनी पड़ेगी। और जहां तक आप जो बात कर रहे हैं 112 वाला, वो सिर्फ 68% लोगों की बात होती है, बाकी के 38% और जो सॉरी 32% जो है उनका भी तो सोचना पड़ेगा, इसलिए कुछ भी उससे कहना मुश्किल है। जो आप बोल रहे हो ना, जो फैक्ट है कि 115 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और 112 तो उसके अंदर ही आता है, मतलब नॉर्मली वो क्या है कि तो उसमें भी अपन पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं ना 112, मीन की बात नहीं कर रहे हैं कि मीन वैल्यू इससे लेके इतने तक, वही तो बताया ना, मीन है 100 का तो कोई एक और स्टैंडर्ड डेविएशन है 15 का, तो कोई एक बच्चा है मतलब कोई एक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऐसी आ सकती है जो 112 के बीच में, लेकिन अपन सेम जो पॉपुलेशन को अपन को प्रेडिक्ट करना है हिपोथेसिस से वो उसमें नहीं हो रहा है। हाँ वही तो बता रहा हूँ भी, तो अभी उससे कुछ भी कहना मुश्किल है। मतलब आपका एक जो फैक्ट है वो सही है कि भाई मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 115 तक लाए होनी चाहिए। वन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या हो जाएगा? तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 115 तक 68% पॉपुलेशन आनी चाहिए, और उसकी तो 112 ही आ रही, मतलब कमी होगी, तो वो फिर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुए बच्चे। उसमें भी पॉपुलेशन की मीन की बात नहीं कर रहे हैं, बट वही है ना कि उसके अंदर क्या सैंपल निकाला क्या नहीं निकाला, बीच के जो अनसर्टेनिटी है वो कहाँ कवर कर रहे हो, तो वो सारी चीजें कवर करने के लिए जी टेस्ट होता है। ठीक है, तो अभी अनयूजुअल एक्टिविटी मतलब हमको ये विश्वास होने लग जाएगा कि जो भी है वो कुछ तो भी चेंज है उसके अंदर। तो अगर नॉर्मली 95% केसेस में जो रहता है वो अगर रेगुलर चीज हो रही है और 5% में अलग हो रही है तो अल्टरनेट साइड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज है ये क्रिटिकल वैल्यू है। सर ये अल्टरनेटिव हो सकती है कि मतलब जैसे 95% से ऊपर जा रही है ऐसा अपन लोएस्ट में भी ले सकते हैं, लोएस्ट में ले सकते हो, उसको बोलते हैं टू टेल टेस्ट, उस पे आऊंगा टू टेल टेस्ट। तो अभी ये जो चीज है, अगर ये हमारा अल्फा, इसको क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, ये 0.5 है,
जब हम z वैल्यू निकालते हैं तो z जो हमने कैलकुलेट की थी, z कैलकुलेट वाली जो वैल्यू होती है वो क्या बताती है? उस बाउंड्री पे, उस वैल्यू पे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा। तो x माइनस एक्स बार, तो x बार हमारा क्या था? 100 और x क्या था? 112 उस सैंपल के लिए, और सिग्मा अपॉन रूट n। जब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया, हमारे पास जब ये सैंपल के बारे में बात करोगे तो रूट n आएगा। तो सिग्मा हमारे पास कितना था? 15 और सैंपल कितने थे? 30। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास जो आएगा z कैलकुलेटेड, वो क्या आएगा? इस पे, मतलब उसका जो सैंपल है उस पे। तो सैंपल पे हमारे पास वैल्यू आई है जो भी है ये वाली, ठीक। और दूसरा क्या है? तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है? उस सैंपल की है जो हमने ड्रॉ किया, उसकी z वैल्यू। और सिग्मा जो हमारा क्रिटिकल वैल्यू है अल्फा इक्वल टू 0.5, उस पे हमारे पास जो z वैल्यू है वो कितनी है? मतलब ये जो 0.5 वाला है ये क्या बताता है कि यहाँ वाली बाउंड्री है। ये बाउंड्री क्या बताती है? ये अच्छे और बुरे की पहचान है या फिर सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट की पहचान है। अब हमारा जो z वैल्यू है जो कैलकुलेट किया था हमने उस सैंपल के ऊपर, वो अगर इस लाल वाली बाउंड्री के इधर के साइड आ गया तो हम किधर चले जाएंगे? रेगुलर वाले केस में, कि भाई नहीं तुम्हारे बच्चे को ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, रेगुलर है, उनका आईक्यू भी रेगुलर है, कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं है। और अगर वो इस साइड आ गया तो हम क्या बोलेंगे? नहीं यार, कुछ तो अनयूजुअल है तुम्हारे बच्चों में, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। तो हमने जो z की वैल्यू कैलकुलेट की थी, हमने जो z की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, अगर वो छोटी आ गई z क्रिटिकल से, z क्रिटिकल किधर है? ये रहा z क्रिटिकल। तो z क्रिटिकल से छोटी आ गई मतलब 0 की तरफ आ गई, इधर की तरफ आ गई, तो हम किधर की साइड में आ जाएंगे? रेगुलर वाले रीजन में आ जाएंगे। वो तो अभी निकालेंगे, वो तो निकालेंगे, हाँ नहीं टेबल से 0.5 पे टेबल से निकालेंगे। बट जो z क्रिटिकल की वैल्यू है अगर वो हमारी बड़ी आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू से, कैलकुलेटेड मतलब ये सैंपल वाली वैल्यू, तो सैंपल वाली वैल्यू क्रिटिकल से छोटी है, छोटी है मतलब किस रीजन में आ गई? इस रीजन में, इस रीजन में मतलब रेगुलर वाले में, तो हम बोलेंगे तुम्हारे बच्चों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है, ठीक। और अगर z क्रिटिकल की वैल्यू से ज्यादा आ गई z कैलकुलेटेड वाली वैल्यू, मतलब जो सैंपल की वैल्यू है वो क्रिटिकल से ज्यादा आ गई, मतलब इस वाली साइड में आ गई, इस वाली साइड में आ गई, मतलब कुछ तो यार तुम्हारे बच्चों में बात एक्स्ट्रा। तो इसलिए हमने बोला था, जो हमारा 7-8 स्टेप लिखी थी उसके अंदर हमने बोला था कि पहले z कैलकुलेट निकालो, फिर z क्रिटिकल निकालो, और अगर कैलकुलेट जो है वो z क्रिटिकल से छोटा है तो ये जो है कौन सी हाइपोथेसिस की तरफ है? नल पे ही है। और अगर ये ज्यादा है तो अल्टरनेट। ठीक। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं एक बार ये स्टेप्स जो मैंने लिखवाई थी 7-8 उसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर। और अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। करें इस प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट 6 या 7 स्टेप्स मैंने लिखवाई थी, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो इजी टेस्ट वाला प्रॉब्लम था, उसमें हमको कहा गया है कि एक प्रिंसिपल है, उसने स्कूल में क्लेम किया कि हमारे स्टूडेंट का आईक्यू जो है अबव एवरेज है। रैंडम सैंपल निकाला था 30 का, तो मीन इसके अंदर आया 112 का, और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा है 15, ये है म्यू मतलब मीन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीन हमारे पास है 100। पहली स्टेप क्या थी? स्टेप्स क्या थी? नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिसाइड करो। नल बोलो क्या होगी यहाँ पे? 100 सर जो पॉपुलेटेड फैक्ट बताता है म्यू इक्वल टू 100, तो ये हमारे पास क्या हो गई? नल। अल्टरनेट क्या होगी? ग्रेटर देन 100। ठीक। तो ये स्टेट किया, नल हाइपोथेसिस हमने ली म्यू इक्वल टू 100, और अल्टरनेट क्या हो गई? ग्रेटर देन 100। दो स्टेप पूरी हो गई। पहली स्टेप पूरी हो गई, फिर क्या थी अगली?
डिसाइड क्रिटिकल वैल्यू, तो क्रिटिकल वैल्यू कितनी लोगे? 0.5 लेंगे, 5%, है ना। जब कुछ दिया नहीं देता है प्रॉब्लम में तो 5% लेते हैं, प्रॉब्लम में दिया होगा तो फिर वही लेनी पड़ेगी। 1% भी हो सकती है, 2% भी हो सकती है, बट प्रॉब्लम के ऊपर है, प्रॉब्लम में दिया नहीं है तो 5% लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, अल्फा वैल्यू जो थी वो कितनी ले ली, कुछ नहीं दिया इसलिए 0.5 ले ली। अब मैं थोड़ा सा स्टेप्स को रिवर्ट कर रहा हूँ कि ये 0.5 तो अल्फा वैल्यू ले ली। अब वो जो अल्फा की वैल्यू, क्योंकि दो चीजें कैलकुलेट करनी है ना, कौन कौन सी, जी क्रिटिकल और जी कैलकुलेटेड। अब क्रिटिकल वैल्यू आपके पास कितनी आपने डिसाइड की है, 0.5। तो ये क्या है, ये तो अल्फा वैल्यू ली है 0.5%, यानी ये तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू ली है। आपको क्या चाहिए, जी वैल्यू। ये तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू ली ना, तो आपको क्या चाहिए, जी वैल्यू। तो जी वैल्यू निकालो 0.5, जी वैल्यू क्या निकालनी है, 0.5 पे जी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे से आप या तो गूगल कर लो या 0.5 पे जी की वैल्यू ढूंढ लो। यहाँ पे से क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, जल्दी बोलो। तो प्रोबेबिलिटी पता है, मतलब ये देखो कि ये देखो, हाँ, ये प्रोबेबिलिटी हमको पता है, तो यहाँ से 0.5 ढूंढो। ये तो 0.05 है, ये देखो नीचे की तरफ घट रही है, ये आया 0.05। तो ये कितना है, 1.6। ये जी की वैल्यू है। आपको जी की वैल्यू चाहिए थी ना 0.5 पे, यानी जी क्रिटिकल चाहिए थी। तो 0.5 पे जी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो ये 1.64 है, ये रहा 1.64। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जी की वैल्यू क्रिटिकल वाला। अब दूसरा क्या चाहिए, जी की वैल्यू कैलकुलेट वाली, उसका फार्मूला x माइनस x बार अपॉन सिग्मा अपॉन रूट है, वही लगा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो, सॉरी, ये लगाया, जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू है x माइनस x बार। तो x मतलब हमारा 112 था जो उसने क्लेम किया था सैंपल के लिए, और माइनस x माइनस x बार, यानी एवरेज कितना था 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा 15 अपॉन रूट है। ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास जी कैलकुलेटेड कितना हो गया 4.56। अब बताओ जी कैलकुलेटेड जी क्रिटिकल से ज्यादा है या कम है, जी कैलकुलेटेड कितना है 4.56 और जी क्रिटिकल कितना है 1.64। तो क्रिटिकल से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, ठीक है। तो हमारी क्या वैल्यू आई है, एक बार यहाँ लिख के बता देता हूँ तो ज्यादा आसानी रहेगी। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो जी क्रिटिकल है, तो अभी हमारा यहाँ पे जो आया है जी क्रिटिकल कितना आया है 1.64 और जी कैलकुलेटेड कितना आया है 4.56, ठीक है। तो अगर हम लोग कर्व बनाते हैं, जो कर्व बनाते हो, कर्व में हमारा अगर क्रिटिकल कहीं यहाँ पर है, जी क्रिटिकल इधर की तरफ क्या होता है, नल वाला रीजन है, और ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस वाला रीजन है, ठीक। तो अभी आपका जी कैलकुलेटेड ज्यादा है जी क्रिटिकल से, तो जी क्रिटिकल से ज्यादा है कैलकुलेटेड। ये क्रिटिकल है 1.64, तो 4.56 कहीं इधर की तरफ ही आएगा ना, ज्यादा साइड में 4.56 जो रहेगा कहीं यहाँ पे आएगा, जो कि कौन सा रीजन है, अल्टरनेट। इसका मतलब क्या कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस क्या थी, स्टूडेंट एग्जिस्टेंस, और अल्टरनेट क्या थी कि ये स्टूडेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट को मानेंगे, मतलब हम ये मानेंगे कि स्टूडेंट जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, प्रिंसिपल की वैल्यू, प्रिंसिपल की जो बात थी वो सही, तो वो स्टेटमेंट आप जो बोल रहे थे कि नहीं है, वो तो 115 तो रेगुलर वाली चीज नहीं, प्रिंसिपल सही बोल रहा है, ठीक है, कोई डाउट इसमें। अच्छा वो सही बोल रहा था या बहुत सही बोल रहा था, बहुत सही, क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस है वो भी बहुत बड़ा है। अभी क्रिटिकल की वैल्यू तो 1.64 है और हमारी जो निकली वो बहुत बड़ी है, मतलब ये स्टूडेंट
इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट ही नहीं है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा IQ है ना, सिग्निफिकेंटली बहुत अंतर है। एक होता क्या, अगर यही वैल्यू आती 1.64 वर्सेस मे बी 1.7 अगर आती तो बोले ठीक है एकदम। 112 पे निकाला, 112 तो प्रिंसिपल की कीवर्ड में मिला, अपन सैंपल लेके फिर उसका मीन निकाल के बच्चों। हां वही तो करा, वो तो प्रिंसिपल नहीं तो निकाला था 30 का बच्चों का। हां निकाला था, हाँ रेंडमली 30 चुने थे और उनका एवरेज निकाला था, ठीक है। ये वो जो प्रिंसिपल बात कर रहा है वो बहुत सही है, मतलब काफी ये ऊपर है, ठीक है डन। कोई डाउट समझ गए जी टेस्ट से टेस्ट कैसे करते हैं? तो अब यही ये केस अगर होता कि भाई कोको कोला कंपनी, अभी धंधे वाली बात वापस आ गई, कोको कोला कंपनी है वो बोल रही है कि हम 600 ml लिक्विड भरते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद सब लोग कंप्लेंट करना शुरू कर दिए कि हम खरीदते 600 ml वाला तो कम निकल रहा है, कम निकल रहा है, कम निकल रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, मैनेजर जाएगा प्लांट में और सैंपल उठाएगा, उसने सैंपल उठाया 50 बॉटल्स का और फिर उनके अंदर की एवरेज वॉल्यूम निकाली, तो एक की आई 597, किसी की आई 595, किसी की आई 605, किसी की आई कुछ और, किसी की कुछ और, जैसे सबके 30-40 सैंपल निकाले और उसका एवरेज निकाला। अब एवरेज जो भी आया वो आया इससे 605, एवरेज होना कितना चाहिए था 600, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज और जो एक्चुअल वैल्यू आई है 605, उससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चल पाएगा कि हम क्या रियली में ज्यादा फिल कर रहे हैं या फिर सिर्फ ये सैंपल का ही है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कोको कोला के केस। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई समस्या किसी को? अब जी टेस्ट जो होता है और टी टेस्ट होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। एक तो अभी हमने जो पढ़ा था वो कैसा था, वो था वन सैंपल टेस्ट। वन सैंपल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ही सैंपल हमारे पास, वन सैंपल का मतलब होता है एक ही सैंपल हमारे पास, तो हमारे पास एक ही था 30 स्टूडेंट्स का, उसको उठाया हमने टेस्ट कर दिया, ये वन सैंपल होता है। अब टू सैंपल टेस्ट, तो टू सैंपल मतलब क्या हो गया, दो बार सैंपल, जहां पर दो अलग अलग सैंपल लेने पड़े। जैसे मैंने बोला कि ये जो प्रिंसिपल है इसके दो स्कूल है और ये जो प्रिंसिपल है इसके दो स्कूल है, पर ये एक स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं दूसरे स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते, इसलिए ये भी तो क्लेम कर सकता है ना वो। अगर ऐसा क्लेम है तो उसको कैसे टेस्ट करें? अभी जो क्लेम था वो समझ आ गया कि भाई ये वाले स्कूल के बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो समझ गया, तो हम कैसे निकालेंगे वो देख लिया। अब इन्होंने क्या बोला कि यही प्रिंसिपल है, ये पहले स्कूल को भी हेड करते दूसरे को भी करते पर दूसरे पे ध्यान नहीं देते, इसलिए बच्चे कमजोर हो गए, बच्चे तेज। ये किसके पास कंप्लेंट आएगी, मैनेजमेंट के पास, तो मैनेजमेंट बोलेगा कि हमारे लिए तो सब बराबर है, मतलब प्रिंसिपल हमारे लिए तो बिल्कुल सही है। अभी आपने बोला है कि ये वाले स्कूल के बच्चे तेज है, इधर के बच्चे जो है कमजोर रह गए, ये क्या है, हाइपोथेसिस है, तो प्रूव करो। प्रूव करोगे तो हम मानेंगे और हम मान गए तो फिर हम प्रिंसिपल पे एक्शन लेंगे। यही तो होता है, जज साहब भी तो यही करते हैं। अभी तो जज साहब बन गया कि हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं, कोई मुजरिम नहीं है, अगर तुमको लगता है किसने गुनाह किया है तो सबूत दिखाओ, तब हम मानेंगे तो फिर इनको जेल में भेजेंगे, नहीं राइट। तो अभी क्या करोगे, ये जो टेस्ट है इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे नहीं, अभी रेगुलर प्रोसेस में क्या करोगे, वो कैलकुलेशन अपन बाद में बात करेंगे। अभी क्या करोगे, कि दोनों स्कूल में एक जैसा पढ़ाते हैं, हां दोनों स्कूल में एक जैसा पढ़ाते हैं, ये और एक अल्टरनेटिव में क्या होगा, ये दूसरे में क्या होगा, एक में अच्छा पढ़ाते एक में बुरा पढ़ाते हैं। ऐसा न्यूमेरिक टर्म्स में क्या होगा, ऐसा हां न्यूमेरिक टर्म में क्या होगा, ये पहली चीज तो अच्छा पढ़ाते बुरा पढ़ाते तो एक क्वालिटेटिव टर्म हो गई, क्वांटिटी के बेसिस पे डिसाइड, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब पता है सर आईक्यू के बेसिस पे, हां क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का मतलब पता है क्या होता है, चेतन बताओ, क्वांटिटेटिव का क्वालिटी तो नाम से समझ में आ रहा है। हां फिर जो क्वालिटी वाला है उनको क्या, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी में न्यूमेरिकल टर्म्स कहती है और क्वालिटेटिव में न्यूमेरिकल टर्म्स, क्वालिटेटिव मतलब ऐसा जिसको हम कहीं से मेजर नहीं कर सकते सही तरीके से, क्वांटिटी मतलब जो नंबर से थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरी हाइट जो है वो चेतन से लंबी है,
ये कैसा स्टेटमेंट है? ये क्वालिटेटिव है कि मैं सिर्फ लंबी ऐसा बोल रहा हूँ। और अगर मैंने बोला मेरी हाइट चेतन से 2 इंच ज्यादा है, 2 इंच ज्यादा है, तो ये क्वांटिटेटिव है कि नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट। दोनों स्कूल के मार्क्स के एवरेज। हाँ, तो अगर आप बोलेंगे कि हमारे इधर के स्टूडेंट अच्छे हैं, इधर के कम है, तो ये कैसा है? क्वालिटेटिव है। ये अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं? कोई मेजरमेंट है क्या? नहीं, क्वालिटी है, सिर्फ हम बता रहे हैं क्वालिटेटिव। तो ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव में कैसे बदलोगे इसको? अच्छे हैं तो उसमें चीजों पे मेजर करना पड़ेगा ना, जैसे आईक्यू पे हमने मेजर किया, तो इधर के बच्चों के आईक्यू निकालो और इधर के बच्चों के आईक्यू निकालो, फिर कंपेयर करो कि आईक्यू ऑफ फर्स्ट स्कूल इज हायर देन आईक्यू ऑफ सेकंड स्कूल। समझे? है ना? तो अभी इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करो। जो आईक्यू का एवरेज है दोनों स्कूल का वो बराबर है। और ये कौन सी हाइपोथेसिस है? नल होगी। इंटरनेट क्या होगी? सेकंड स्कूल का एक का ज्यादा दूसरे का कम, या तो ऐसा ले लो या फिर दोनों नॉट इक्वल टू कर सकते हो, बट नॉट इक्वल टू में क्या होगा? अभी तो आ जाएगी। उससे ये पता चलेगा कि ये दोनों अंतर है दोनों में। दोनों का अंतर है, ये नहीं पता ये नहीं पता चलेगा कौन अच्छा कौन बुरा है। नॉट इक्वल टू लिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं पता चलेगा कि इधर वाला अच्छा है इधर वाला अच्छा है। दोनों सही, दोनों बराबर नहीं है, ये पक्का है कि दोनों में कुछ तो अंतर है, पर कौन अच्छा कौन बुरा ये नहीं बता पाएंगे। समझिए? ये टू सिंपल टेस्ट। इसमें क्या करना पड़ेगा? कहां से? 30 स्टूडेंट इधर से पकड़ो, 30 स्टूडेंट इधर से पकड़ो, इधर का एवरेज निकालो, इधर का निकालो और फिर कैलकुलेशन। इसमें x क्या है? हाँ, इसका फॉर्मूला है, वो डिटेल में मैं भी समझाता हूं। बट ये जो जैसा मैंने बताया, ये जो टेस्ट है ये क्या है? टू सिंपल क्या? इंडिपेंडेंट नहीं, टू सिंपल क्या? जी टेस्ट। और जी टेस्ट जो रहता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता, तो फिर ऐसे टेस्ट हम लोग जी टेस्ट के जगह पे टी टेस्ट के थ्रू करते हैं। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ एंड देन उसका हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। ये देखो, टी टेस्ट में भी टाइप ऑफ टी टेस्ट है। टी टेस्ट और जी टेस्ट का अंतर तो समझ में आ गया। इससे इतना सा है कि एक में पॉपुलेशन और उसका अंतर है। ठीक है? तो टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है, वन सैंपल अगर टी टेस्ट होता नहीं हो रही थी। तो टी टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार अपॉन एस इन रूट एल, ये तो अभी मैंने आपको बताया। टू सैंपल टी टेस्ट, अभी जो ये वन सैंपल टी टेस्ट था, फॉर्मूला हमने देख लिया। टू सैंपल टी टेस्ट उसका फॉर्मूला क्या है? तो टू सैंपल टी टेस्ट का ये है फॉर्मूला। x1, हाँ, x1 का मीन माइनस x2 का मीन, दोनों का मीन निकाला, फिर दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला एंड देन रूट ऑफ 1 अपॉन हाँ देन रूट ऑफ n1 प्लस n2। रुको, इसको मैं यहां से दिखाता हूँ। टू सैंपल टी टेस्ट फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। ये रहा टू सैंपल टी टेस्ट का फॉर्मूला। ये रहा फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है, वाईफाई चालू हो गया क्या? नहीं सर। हाँ, अब ये जो टू सैंपल टी टेस्ट है, इसमें भी एक फर्क है कि वेरिएंस बराबर है या नहीं है। वेरिएंस बराबर है। वेरिएंस क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस
लगभग एक चीज बताते हैं कि अपने मीन से आप कितना वेरी कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो हम वहां भी ले रहे थे, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन तो हम पहले भी ले रहे थे, बट वो बराबर है क्या दोनों? अगर दोनों का बराबर है स्टैंडर्ड डिविएशन तो फॉर्मूला अलग लगेगा, मतलब वेरिएंस बराबर है तो, और अगर वेरिएंस बराबर नहीं है तो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा। अगर बराबर है तो वेरिएंस की जगह s लिख दोगे, और अगर बराबर नहीं है तो s1 और s2 लिखोगे, ये फर्क आता है। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है कि अगर वेरिएंस बराबर है तो t का फॉर्मूला आ जाएगा x पहली का वैल्यू माइनस दूसरे का मीन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पहली का स्क्वायर अपॉन n1 और दूसरी का स्क्वायर अपॉन n2, ठीक। एंड देन अगर बराबर नहीं है तो हमारे पास सिर्फ पहला और दूसरे का वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहाँ तो क्या था, अगर सेम है तो ये सेम आ गया था, अलग है तो अलग लिख दो बस। नहीं, वेरिएंस है, यहाँ पे मिलेगा सिंपल वेरिएंस, पूल्ड सिंपल वेरिएंस है ना। और पूल्ड सिंपल वेरिएंस जो रहता है वो ये कैलकुलेट ऐसे होता है, उसका फॉर्मूला ये sp स्क्वायर इज इक्वल टू n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर, ये पहले का वेरिएंस है, दूसरे का वेरिएंस का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, चाहो तो कैलकुलेट करो, ना चाहो तो पाइथन में डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाती है, पर कंसेप्ट समझना जरूरी है। ये तो फॉर्मूले हैं, ठीक है, चाहो तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट पाइथन के थ्रू वैल्यू निकाल लो। ओवरऑल अगर एल्गोरिथम की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, एल्गोरिथम में तो वही है, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाओ। अभी टू सैंपल टेस्ट के लिए नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाओ, दोनों बनाने के बाद सिग्मा की वैल्यू डिसाइड करो, फिर सिग्मा की वैल्यू सॉरी अल्फा की वैल्यू यानी क्रिटिकल वैल्यू, फिर क्रिटिकल वैल्यू पे क्या करोगे, जी कैलकुलेटेड, जी में करा था आपने, जब टी करोगे तो टी में क्या करोगे, टी कैलकुलेटेड करोगे, टी टेस्ट के लिए टी कैलकुलेटेड रखो। और टी कैलकुलेटेड कैसे निकालोगे, टी टेबल से कैसे निकालोगे, वो टेबल होता है अपना टी टेबल, जैसे जी टेबल अभी मैंने बताया था वैसे ही टी टेबल होता है, तो वहां से आपको क्या वही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपने जो कैलकुलेट टेबल से जो वैल्यू थी वो निकाल ली, दूसरा आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट करने की या तो इस फॉर्मूले में रखो, नहीं तो पाइथन से कैलकुलेट डन। फिर उसके बाद क्या पहली वैल्यू दूसरे से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो फिर हम नल में को खत्म, डन, ठीक है। अरे भाई सही है, समझ आ रहा है। ये तो सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे दिमाग मत लगाओ, तो पाइथन से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, वो तो आप पाइथन से कैलकुलेट कर लोगे। और नहीं है तो फॉर्मूला ये रहा, पूल्ड वेरिएंस जिसको बोलते हैं। अगर फॉर्मूला याद रखने का है आपका मन तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। उसमें क्या है, t की वैल्यू जैसे z कैलकुलेटेड x माइनस x बार अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n था, उसी तरह से पहले की वैल्यू माइनस दूसरे की वैल्यू डिवाइडेड बाय sp, sp मतलब होता है पूल्ड वेरिएंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पहला यानी n1, n1 क्या था हमारे पास, n1 into r सैंपल साइज। तो ये भी हो सकता है कि आपने पहले में से 30 लोगों को निकाला, 30 सैंपल निकाले और दूसरी में से 20 ही निकाले, वो भी हो सकता है। तो n1 मतलब क्या है, पहले के सैंपल दूसरे के सैंपल, समझ गए। यस सर। और यहाँ पे sp मतलब पूल्ड वेरिएंस है, तो पूल्ड वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहा, n1 माइनस 1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर n2 माइनस 1 दूसरे स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। हाँ वेरिएंस, ठीक। और ये अगर अनइक्वल वेरिएंस है तो फिर यही फॉर्मूला है, ये रहा अनइक्वल वेरिएंस, ठीक। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो गया। और फिर वही 6 या 7 स्टेप मैंने जो लिखवाई है वही करना वापस से, और वही कैलकुलेटेड वैल्यू जो टेबल वाली वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों में से कौन सा ज्यादा कम है उसके बेसिस पर डिसाइड कर लो कि भाई क्या दोनों ग्रुप एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या सेम, ठीक। तो ये हमारा होता है टी टेस्ट। टी टेस्ट कौन सा है, ये 2 सैंपल, और 2 सैंपल में भी एक वेरिएंस आता है, एक वेरिएंट आता है, सॉरी, एक होता है 2 सैंपल टी टेस्ट। अब उसमें भी 2 सैंपल में भी 2 टाइप आते हैं,
एक होता है पेयर्ड और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। एक होता है पेयर्ड और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। पेयर्ड क्या होता है पहले वो बताता हूँ, फिर इंडिपेंडेंट बताऊंगा। पेयर्ड और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। अब पेयर्ड का मतलब क्या हो गया कि भाई आप अगर सेम सैंपल लिए, मतलब एक सैंपल लिए और उसके ऊपर करा कुछ ट्रीटमेंट या कुछ चेंजेस एंड देन वापस से वही सैंपल को रीयूज करें, यानी ये बिफोर वाला सैंपल है और ये आफ्टर है, यानी सैंपल सेम है बट चेंजेस, कुछ छोटे चेंजेस के बाद उसको फिर से रीयूज किया है। अगर छोटे चेंजेस के बाद उसको रीयूज किया तो वो हो जाता है पेयर्ड। और इंडिपेंडेंट मतलब क्या? तो इंडिपेंडेंट का तो सिंपल सा मतलब है कि दो अलग अलग सैंपल है, पहला ये दूसरा ये। तो अभी जो हमने पढ़ा था कि एक ही प्रिंसिपल है, दो स्कूल में हेड करते हैं, तो ये है हमारा स्कूल नंबर ए उसका सैंपल और स्कूल नंबर बी उसका सैंपल। तो ये जो रहेगा ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि दो अलग अलग सैंपल है, एक पहले स्कूल का है दूसरा दूसरे स्कूल का है। ठीक। अब पेयर्ड कैसे लगेगा? पेयर्ड किस केस में लगेगा कि मान लो आपकी मम्मी ने घर में दाल बनाई, ठीक है, और दाल में नमक ज्यादा हो गया। अब दाल में ज्यादा नमक हो गया तो क्या करते हैं नॉर्मली लोग? आटे का गोला डाल देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं उसके अंदर, तो नमक कम हो जाता है। तो सेम ही सिंपल है, नोट कर लेना, पहली बार सुना है तो आगे काम आएगा। तो सेम ही सिंपल है बट ट्रीटमेंट के बाद वो रीयूज होना है, वो पेयर होता है। धंधे की बात करें अगर तो जैसे कई बार बताया जाता था कि भाई पेस्टिसाइड ज्यादा होते हैं पेप्सी के अंदर या कोका कोला में, तो मान लो कि ऐसा अगर आया केस कि पेस्टिसाइड ज्यादा प्रूव हो गया किसी लैब टेस्ट में, तो क्या करना पड़ेगा? जितना भी आपने प्रोड्यूस किया है लिक्विड को उसको सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और कोई समझदार साइंटिफिक साइंटिस्ट का बोला है उसको पूरे को फेंको मत, एक काम करो उसमें एक बूंद ये केमिकल डाल दो और फिर देखो पेस्टिसाइड का लेवल कम आ जाएगा। तो एक है बिफोर सैंपल और दूसरा है आफ्टर सैंपल, मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट। तो बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट सेम ही सैंपल अगर यूज हो रहा है तो वो क्या हो जाता है? पेयर्ड टेस्ट। ठीक है, डन, समझ आया? अगर हमने क्रिकेट बैट की बात करेंगे तो क्रिकेट बैट जो थे यूज करें, मैन्युफैक्चर करें और मैन्युफैक्चर करके प्लेयर्स को भेज दिए, बट आपको पता है कि खेलते टाइम पे क्रिकेट बैट का एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए, उससे ज्यादा वेट की बल्ले आप यूज नहीं कर सकते या उससे कम वेट के नहीं कर सकते, या करते भी हो तो कुछ अप्रूवल लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने मान लो कुछ ऐसा, हाँ नहीं ज्यादा वेट का नहीं होना, वेट तो हो सकता है सचिन तेंदुलकर का भारी बल्ला था बट वो चौड़ाई उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं होगी। तो मान लो आपने प्रोड्यूस किया तो थोड़ा ज्यादा चौड़ा कर दिया, तो वो क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी फिरने में जाएंगे। तो फिर क्या आया, किसी ने मिस्त्री ने बोला ठीक है आसपास से छीन लेते हैं रीयूज कर, अब वो अलाउड लिमिट ना, तो सेम ही चीज है, रीयूज हो पेयर्ड। समझे? यस, एग्जांपल समझ में आ गए कहां पेयर कहां इंडिपेंडेंट। तो ये अभी मैंने एग्जांपल बताया, बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे सेम रहते हैं, पूरा वही 7 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी, 5-6 स्टेप्स, और उससे भी अच्छा कुछ और हम लोग अगली बार और ट्राई कर लेंगे इसके क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद ये ठीक है हो गया आपका। इसके बाद अगर रहेगा अगले सेशन में तो मैं अनुवाद बताऊंगा और स्क्वायर बताऊंगा, खत्म। ठीक है, बीच में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन हम लोग उधर सुपरवाइज लर्निंग की तरफ देंगे, मशीन लर्निंग, इसमें थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अलग अलग सेशंस में लेते हैं। ठीक है, चलो तो आज यही रुकते हैं हम लोग, थैंक यू।